नमस्कार सभी लोगों को। चलिए आ जाइए, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सब लोग। तो शुभ अपराह्न बच्चों। आज की जो हमारी पहली क्लास होगी ये होगी हिंदी साहित्य के ऊपर। हिंदी भाषा और साहित्य का जो एक तरीके से पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा मेन सब्जेक्ट का है ना। अभी तक हम लोग हिंदी की कक्षाएं पढ़ते रहे हैं यूट्यूब पे या फिर आपके अपनी क्लासेस के अंदर। वो हम पढ़ते रहे हैं बेसिकली किसको आधार बनाकर, जो कॉमन पेपर की हिंदी है, जहाँ पे कि सामान्यतः व्याकरण संबंधी ही प्रश्न खाली पूछे जाते हैं। अब जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जो सिलेबस है, मैंने डिस्कस किया था सिलेबस। गुड आफ्टरनून संगीता जी। और कौन कौन है भाई, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ सारे बच्चे। आ जाओ, नई शुरुआत करनी है आज हमें, नए विषय की शुरुआत करनी है आपके साथ। और ये जो विषय है हमारा वो है हमारी अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी भाषा और इसका साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। तो जो पाठ्यक्रम अगर आप देखोगे, पीजीटी और टीजीटी दोनों का ही पाठ्यक्रम मैंने डिस्कस किया हुआ था, शेयर किया हुआ था एक तरीके से एलाबोरेटली, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भी हमें पढ़ना किस दायरे में है। ठीक है। और सिलेबस इन्होंने दे भी रखा है, नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड सिलेबस दे भी रखा है इन्होंने। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे दूसरे जो एग्जाम्स आप कभी दोगे अगर डीएसएसबी का या केवीएस का, तो वहां पे भी आप देखोगे केवीएस में टीजीटी में तो हिंदी नहीं आती, लेकिन पीजीटी में हिंदी आती है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप वो भी दे सकते हो। डी ट्रिपल एस बी में आप देखोगे तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही आएगी। 100 नंबर की टीजीटी में, 200 नंबर की पीजीटी में। तो पहले अगर देख लें हम, फिलहाल हमारा जो फोकस है वो एनवीएस एग्जाम पे है, क्योंकि एनवीएस का एग्जाम नजदीक है हमारे सबसे जल्दी। सितंबर में इन्होंने कहा है कि हम ले लेंगे परीक्षा। अगर बढ़ता है समय तो हम सबके लिए बढ़िया बात है, रिवीजन का मौका मिलेगा, एक तरीके से दोहराने का, प्रैक्टिस का, अभ्यास का और मौका मिलेगा। नहीं तो हमें पाठ्यक्रम तो खत्म करना ही है इसमें, और उसके आगे भी कंटिन्यू रखेंगे कुछ क्लासेस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है हमारा, अभ्यास वाला पार्ट है, उसके लिए। बहरहाल अभी अगर हम देखें तो एनवीएस की अगर हम एग्जाम की बात करें तो चाहे हम टीजीटी का देंगे चाहे हम पीजीटी का देंगे, इन दोनों में ही इसका जो मार्क्स है टोटल अगर हम देखें तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस विषय से पूछा जाता है, मेन विषय से। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि कोई भी हमसे नकारात्मक अंक इसमें नहीं लगेंगे, कटेंगे नहीं अभी। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मान लीजिए डी ट्रिपल एस बी की, कल को आप एनवीएस के बाद मन करे आपका कि दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करनी है, तो दिल्ली के अंदर जॉब करना सब कोई प्रेफर करता है। तो इसमें भी अगर हम जाएंगे तो टीजीटी में यहाँ पे 100 मार्क्स का ये आता है देखिएगा, और पीजीटी में ये आ जाता है 200 मार्क्स। क्योंकि पीजीटी का टोटल पेपर होता है वो होता है आपका 300 नंबर का, जिसमें कि 200 नंबर का सब्जेक्ट, 100 नंबर का कॉमन पार्ट आता है, जनरल पेपर आता है। ठीक। और टीजीटी में 100 नंबर का जनरल और 100 नंबर का आपका आता है सब्जेक्ट वाला। संगीता जी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा यही होगा कि डेप्थ आपके पीजीटी में ज्यादा होगी और टीजीटी में थोड़ी कम हो सकती है। अदरवाइज सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपको भाई हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना है, और आपको जो है व्याकरण पढ़ना ही है, आपको काव्य शास्त्र पढ़ना ही है। बट वही है कि काव्य शास्त्र वगैरह पे ज्यादा जोर नहीं है किसमें, टीजीटी पे। पीजीटी में थोड़ा ज्यादा सवाल वहां से बनेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो हम पढ़ेंगे पीजीटी के लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे। टीजीटी और पीजीटी का जो कॉमन सिलेबस है एक साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन पीजीटी पे अलग से हम सेशंस रखेंगे एक्स्ट्रा, जो कि डिटेल्ड होगा थोड़ा सा, जो कि ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा अभ्यास के नजरिए से इंपॉर्टेंट होगा। तो हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग भी फोकस करेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आप केवीएस के एग्जाम कल को दोगे, देखो तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो टीजीटी में तो अभी तक फिलहाल आता नहीं है। टीजीटी हिंदी भरोगे आप तो उसमें सब्जेक्ट तो आएगा नहीं। पीजीटी अगर आप भरोगे तो जरूर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, और पीजीटी में जो सब्जेक्ट पूछा जाता है आपसे वो पूछा जाता है 80 मार्क्स का। अभी तक 150 नंबर का पेपर आता है इनका, 70 नंबर का कॉमन आता है और 80 नंबर का आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये टोटल आपका तीनों ही एग्जाम मेन जो है हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका स्ट्रक्चर है हिंदी भाषा और साहित्य मेन सब्जेक्ट को लेके। तो अल्टीमेटली आपको पता चल रहा होगा कि इसका रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए एनबीएससी अप्लाई किया हुआ है हमने अभी, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका रोल जो है फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके लिए एक तरीके से ये विषय बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोर करने में भी थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, क्योंकि हर बच्चा पढ़ के आ रहा है सेम चीज, है ना। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर रहे हो आप एनवीएस टीजीटी का, तो सबने ग्रेजुएशन हिंदी में किया होगा, 3 साल सबने पढ़ी होगी हिंदी। ठीक वैसे ही अगर हम पीजीटी की बात करेंगे, तो पीजीटी अगर हमारा है तो पीजीटी में भी सबने ही हिंदी जो है कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 2 साल तक, और साथ में 3 साल उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन भी में भी पढ़ा हो, जरूरी नहीं होगा, बट पढ़ सकते हैं, है ना। तो बहरहाल जो भी है, जो हमने एकेडमिक्स में पढ़ा है देखिएगा, और जो हमको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चाहिए, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर चाहिए। क्या अंतर होगा ये भी समझ लेते हैं। देखो जब हम अभी तक पढ़ के आए हैं अकेडमिक्स में अपने, अकेडमिक्स यानी एमए में, बीए में, मास्टर्स में, ठीक, तो अकेडमिक्स में हमारा ओरिएंटेशन क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट पे होता है, और साथ ही साथ हमें
जो है बेसिकली आंसर्स क्या करने होते हैं, हमें आंसर्स जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने होते हैं। तो जब हम आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो आप जानते हो कि सब्जेक्टिविटी उसके अंदर रहती है। सब्जेक्टिविटी रहती है मतलब कि आत्मनिष्ठता रहती है, हम अपनी बात को भी एक तरीके से उससे जोड़कर लिख सकते हैं। हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, हम अपने विचार भी जोड़कर समझ के आधार पर चीजों को व्याख्यायित कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अंक ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम अपनी मर्जी चलाने के लिए उतने ज्यादा फ्री नहीं होते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो होगा डिस्क्रिप्टिव तो होगा नहीं, निबंधात्मक तो होगा नहीं। अब जब ये निबंधात्मक नहीं होगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय नहीं होगा, ठीक है, या हम कहेंगे लिखित रूप में नहीं होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी परीक्षा में। ठीक है, यानी जो उत्तर हम अभी तक लिख रहे थे निबंधात्मक तरीके से, तो इसमें हमारे आत्मनिष्ठता थी, तो हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी समझ को एक तरीके से अपने शब्दों में व्याख्यायित कर सकते थे। छोटा बड़ा 200 शब्दों का उत्तर था, हम 150 शब्दों में लिख सकते थे, हम 150 शब्दों का उत्तर था, पौने 200 शब्दों में लिख सकते थे और अंक हमको मिल जाता था। क्लियर हुआ? बिल्कुल। संगीता सही समझ रहे हो, मतलब पेडागोजी और हिंदी हम लोग दोनों समझ जाएंगे ना पढ़ते पढ़ते, ये फायदा रहेगा हम लोग साथ पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का थोड़ा सा आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, बदलेगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए जब आप अपने मेन विषय को भी तैयार करोगे तो आप ध्यान क्या रखोगे कि यहाँ पे जो सवाल होंगे, देखिए यहाँ पे एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब होंगे तो इसमें एक तरफ तो कॉन्सेप्ट भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट को हम एकदम छोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल में जो जो एक तरीके से इट्स लाइव क्लास, यस सुषमा, इट्स लाइव क्लास एंड दैट इज वाई सुषमा आर्या इज देयर एंड शिवम सर इज हियर, है ना। तो बेसिकली हम लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, पहली क्लास पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक क्या बात की, मैं एक बार ब्रीफ कर दूं। हिंदी भाषा और साहित्य के ऊपर बात की हमने कि एनवीएस के अंदर हम जा रहे हैं, तो टीजीटी में ये 100 नंबर, पीजीटी में भी 100 नंबर का भूमिका निभाएगी। एनवीएस देने के बाद अगर कल को आप दूसरी परीक्षा देना चाहोगे तो डी ट्रिपल एस बी दिल्ली की जो जॉब आती है उसमें भी टीजीटी पीजीटी में मेन सब्जेक्ट आपका रहता है, टीजीटी में 100 और पीजीटी में 200। केवीएस में अगर हम देखते हैं तो टीजीटी में सब्जेक्ट नहीं आता अभी तक, पीजीटी में आएगा। तो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जब आप पढ़िएगा तो इस हिसाब से पढ़िए कि आप एनवीएस तो देंगे ही देंगे अभी लेटेस्ट जो है, आगे भी आप इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं इस नॉलेज को। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अभी तक जो हमने देखो एकेडमिक्स में पढ़ा है, चाहे हमने पीजी में पढ़ा, चाहे हमने पीएचडी करा, चाहे हमने एमफिल करा, जो भी करा, वहां पे हमारा पर्पज क्या था कि भाई हम चीजों को समझ रहे थे और समझ के कहीं कहीं उदाहरणों का प्रयोग करते हुए अपनी बातों को लिख के आते थे, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न होता था और उसमें सब्जेक्टिविटी भी होती थी, हम अपनी विचार को भी शामिल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे देखो, तो यहाँ पे हम हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वाले सवाल आएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई द्वैतवाद क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई एकेश्वरवाद क्या होता है। जब आप कबीर पढ़ोगे तो कबीर पढ़ते समय आपको एकेश्वरवाद मालूम होना चाहिए, रहस्यवाद मालूम होना चाहिए, रहस्यवाद के अंदर क्या क्या तत्व हैं ये पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट तो होंगे ही होंगे, क्लियर हुआ। लेकिन कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाती हैं चीजें, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तथ्य ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों का जो स्वरूप अब बन रहा है, आप अगर नेट की परीक्षा भी देखिएगा तब भी, और जो पीजीटी की परीक्षा हुई है अभी एनवीएस की उसकी भी बात कर लें, या डीएसएसबी में जो टीजीटी में आते हैं सवाल उसकी बात कर लें, तो मोस्टली जो ओरिएंटेशन रहता है वो किस पे रहता है, हमारे फैक्ट्स पे रहता है, जिसमें कि रचना, रचनाकारों के नाम, प्रवृत्तियां मान लीजिए रहेंगी ही कि कौन सी यह प्रवृत्ति रीतिकाल की है या नहीं है, भक्ति काल की कौन सी प्रवृत्ति है इसमें से, आदिकाल की कौन सी प्रवृत्ति है, ये भी रहेगा। प्रेमचंद के उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं है, कौन सी चीज शामिल है, ऐसे करके भी सवाल रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे जो हमें याद रखने होंगे, अलग अलग युग के बारे में, अलग अलग विधाओं के बारे में, अलग अलग कवियों और रचनाकारों के बारे में, और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें दोनों तरीकों से इसको पढ़ना होगा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखना होगा खुद को, क्योंकि अगर हम लगेंगे हर एक बुक के अंदर की पूरी कहानी, पूरे प्लॉट को समझने के चक्कर में पढ़ने, तो अनलिमिटेड बुक्स हैं, अनलिमिटेड रचनाकार हैं, अनलिमिटेड रचनाएं हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको और हमको दोनों को ही इसमें थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा, भावनाओं में नहीं बहना होगा। क्यों? क्योंकि हमें परीक्षा में स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकें, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकें, विस्तृत रूप में पढ़ सकें। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हमारे टच में रहेगा उतना ज्यादा हमारे स्कोप बढ़ जाएंगे स्कोर करने के, है ना। सुमन जी गुड आफ्टरनून, ये बात समझ आई आपको पॉइंट। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, पढ़ने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा। अब आती है बात तीसरी, वो होती है कंटेंट की, कि भाई इसके लिए पढ़ने के लिए कंटेंट कहाँ से आएगा, तो वो भी कर लेते हैं बात। देखो या हमारा वे ऑफ स्टडी क्या होगा इसको लेकर, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर शुरू कर लेते हैं क्लास अपनी आज की।
तो जो वे ऑफ स्टडी होगा हमारा, समझिएगा, इसी चीज को ध्यान में रखकर होगा जो हमने अभी चर्चा की। क्लियर हुआ? यानी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों में कोलैबोरेशन करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी सिलेबस क्या है इसका एक वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करके डाल दिया है आप लोगों के लिए। तो उसमें टीजीटी का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब्ड है, और पीजीटी वाला लास्ट में मैंने एक तरीके से आपके लिए स्क्रीनशॉट दे दिए हैं कि आप ले लीजिएगा। और एलाबोरेशन उसका मैंने टीजीटी वाले डिस्कशन में ही कर दिया था, मतलब छोड़ा नहीं था मैंने कि दो बार एक ही चीज क्या डिस्कस करना है। आई बात समझ में? डीएसएसबी में रहेगा मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है सर? अब क्यों होती है ये तो डीएसएसबी बताएगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग तो वो बोर्ड के ऊपर है ना, कि बोर्ड कैसे एग्जाम लेता है। ठीक है, अलग अलग बोर्ड अलग अलग तरीके से एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसमें कोई सवाल की बात नहीं, वो सबके लिए होती है, हमारे लिए अकेले के लिए थोड़ी होती है। अब देखिए, इसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास को ना 3 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे। एक हिस्सा होगा हमारा जो हम कंटेंट पे डिस्कशन किया करेंगे, अपने जो एक क्रम में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, जो भी हमारी पाठ्य सामग्री है, जो भी विषय वस्तु हमारी होगी, उसका एक ऑर्डर हम बनाएंगे और उस ऑर्डर को डेली डिस्कस किया करेंगे। एक पोर्शन, मेजर पोर्शन ये होगा। सुषमा क्या कह रही है? सर क्लास 3 बजे के बाद भी हो सकती है, मेरा स्कूल में पॉसिबल नहीं। बेटा 3 बजे के बाद ऑलरेडी आपकी क्लास होती है हमारी कॉमन पेपर की, तो इसी वजह से 1 से 3 हमने सब्जेक्ट रखी है, और 3 से 5 आपकी रखी गई है कॉमन पेपर की, जो ऑलरेडी चल रही है। मतलब बाय द वे, आप बाद में आओगे तो बाद में भी देखोगे, आपको पूरा समझ आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाउट सेशन हम अपना लाइव क्लास में बीच बीच में ले लिया करेंगे, कभी एक्स्ट्रा लगा लिया करेंगे संडे वगैरह में, है ना। ऐसी कोई डाउट इसमें आनी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बताया मैंने आपको कि भाई कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स ये दोनों चीज़ें लेकर चलनी है हमें। बाई चांस कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको लेकर हम लोग एक्स्ट्रा डाउट सेशन लगा लिया करेंगे, क्योंकि क्लासेस इसमें ज़्यादा लगेंगे, ये ध्यान रखना। सिलेबस ज़्यादा है तो हमें क्लासेस भी ज़्यादा देनी है, तो 1 2 3 भी देनी है, प्लस कुछ क्लासेस में आपको डेडिकेटली स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके भी अलग से एक बनवा दूंगा सेक्शन आपके वेबसाइट पे, रिकॉर्डेड सेशंस करके। तो कुछ चीज़ें हम वहाँ से भी कवर करेंगे। लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा टाइम निकाल के, क्योंकि रिकॉर्डेड मैं आपको रात में भी कर सकता हूँ। ठीक है, 12 बजे के बाद जब मैं फ्री होता हूँ, 11 बजे या 12 बजे के बाद, तब भी मैं 1 घंटा 2 घंटा कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट अच्छे से छांट के आपके लिए अलग से रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट भी कवर होगा, तो वो भी चीज़ें चलेंगी साथ साथ, और लाइव भी चलेगा। और हम बीच बीच में डाउट सेशन भी रख लिया करेंगे संडे वगैरह में, जिसमें हम आपसी चर्चा कर लिया करेंगे, जो बच्चे छूट रहे होंगे। तो उस पर आप घबराइए मत, सारा अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, चलिए। और बीच बीच में हो सकता है कि 4 घंटे की भी सेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम वो भी करेंगे। तो अल्टीमेटली आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा, इसीलिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, क्योंकि इसमें बाध्यता नहीं है आपकी कि आप उसी समय देखो जबकि आप एक तरीके से क्लास हो रही है, क्योंकि क्लास बाद में भी अवेलेबल रहेगी, इसीलिए, है ना। अभी संगीता वीक में 3 दिन रख रहे हैं, बाकी आगे जैसी आवश्यकता बढ़ती है वैसे करेंगे। ठीक है, अभी 3 डेज रखेंगे। आई बात समझ में? वीक में 3 डेज रखेंगे, एक एक दिन का गैप करके, आगे और बढ़ानी होगी और बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ मैंने बताया कि रात में काम करूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो रिकॉर्डेड सेशंस भी मैं आपको आपकी वेबसाइट पे ही अपडेट करवाऊंगा, और वो अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियोस करके मैं सेक्शन बनवा दूंगा, उसमें अपडेट हो जाया करेगी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखते रहोगे, अपडेट होता रहेगा। तो ऐसे क्या होगा कि पास्ट क्लास में हो सकता है आपसे छूट जाए वो देखना, आपको लगे कि भाई ये क्लास हो चुकी है, मैं देख चुकी हूँ, इसलिए अलग से ही रखवा दूंगा, ताकि उसमें आपको अलग एक टाइम टेबल दिखता रहेगा। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ तो हम क्या करेंगे, कंटेंट पढ़ा करेंगे डेली, एक तरफ हम क्या करा करेंगे, देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि टेस्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि हम लोग डेली जो है कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस का, अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उनका एक जो है क्लास टेस्ट किया करेंगे। आज नहीं, अगली क्लास से, नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेंगे। आज जो पढ़ेंगे उसके ऊपर अगली क्लास में टेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हर क्लास के शुरुआत में हम जो है 10 to 15 मिनट्स क्या करा करेंगे, टेस्ट करा करेंगे पिछली क्लास का कंटेंट जो पढ़ा होगा उसके ऊपर। तो ये हमारा डेली रहेगा। क्लियर हुआ? यानी कि अभ्यास जो होगा, अभ्यास कह लीजिए या कक्षा जांच, कक्ष जांच या कक्षा जांच जो परीक्षा होती है, वो हम लोग डेली करा करेंगे। तीसरा जो सेगमेंट होगा देखिएगा, ये होगा मेमोराइजेशन का। ये होगा किसका? मेमोराइजेशन का, क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन का रोल बहुत ज्यादा है। मेमोराइजेशन का मतलब हो गया स्मरण शक्ति अपनी बढ़ाने का। तो स्मरण करने का जो काम होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए व्याकरण का तो खैर कंसेप्चुअल चीज हो जाएगा ज्यादा, उसमें हम पढ़ लिया करेंगे। यहाँ पे जो भी रचनाकार हैं, रचना हो गए, रचनाकार हो गए, ठीक, या मान लीजिए महत्वपूर्ण जो एक तरीके से काव्य पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, किसने लिखी, है ना, उसके ऊपर हम काम कर लिया करेंगे। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हो गई। ठीक, इसी तरीके से गद्य रचनाएं हो गई। ठीक है, तथा उनके
चरित्र हो गए, इस तरीके की जो महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि हैं तो अनलिमिटेड, लेकिन हमें छांटना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्या है, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम किया करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप ये इस तरीके से करोगे जैसे कि लगेगा आपको आप रियल ही कर रहे हो। बाकी आप समय निकाल सकते हो तो निकालो, क्योंकि देखो समय तो निकालना पड़ेगा ना पढ़ाई के लिए। अब सब कुछ सामने ही नहीं रख सकते ना, क्योंकि एक ही क्लास तो करनी नहीं है, उसमें भी क्लासेस बढ़नी है, तो फिर भी तो छूटेगा ही छूटेगा, पहली बात है। और ऑलरेडी वो शेड्यूल हमारे पहले से भरे हुए हैं ना, कॉमन पेपर की लगातार क्लासेस हैं, 3 बजे से 5 बजे से भी हैं, फिर 7 बजे से भी हैं, 3 3 बैचेज हैं। ठीक है, तो इसको लेके तो आप लोग को ओपन रहना ही हो, तो हमने डे 1 से ही बात करी हुई है। इंग्लिश की क्लास भी इसीलिए हम 1 से 3 ही लगाते हैं, तो दोनों लैंग्वेजेज एक समय पे ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चा इंग्लिश लिटरेचर से अप्लाई कर रहा है वो हिंदी से नहीं करेगा, जो हिंदी वाला होगा वो इंग्लिश से नहीं करेगा। तो ये तो हम पैरेलल लगा सकते हैं, लेकिन हम बाकी क्लासेस पैरेलल लगाएंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि एक साथ 2 क्लास कैसे हो पाएगी। तो आप परेशान मत होइए, आप अभी देख रहे हैं जैसे वैसे ही आगे भी देखिएगा, जहां नहीं देख पाओगे वहां पे हम अवेलेबल हैं, हम आपके डाउट्स सारे लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, और मैंने जैसा आपसे कहा, अगर आप लोग चाहोगे बाद में देखेंगे हम लोग, तो हम संडे संडे जो है क्लासेस लगा लिया करेंगे, उसमें से 1 घंटा 1.5 घंटा आपसी बातचीत पे रख लिया करेंगे, परिचर्चा पे। ठीक, और बाकी समय में कंटेंट भी कवर कर लिया करेंगे, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिया करेंगे संडे में, बाकी दिन हम अपना पढ़ते रहेंगे, ऐसे भी कर लेंगे। तो आपका अभ्यास हो जाया करेगा, जो आप पढ़ोगे वो अभ्यास हो जाएगा, जो आपको समझ नहीं आया होगा आप पूछ लिया करोगे। क्लियर हुई बात? सब लोग के साथ यही होगा, जितने भी बच्चे हैं। तो ये हमारे क्लास का जो है वो हिस्सा रहेगा, रणनीति रहेगी अगली क्लास से। कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या कंटेंट है, तो इसमें कंटेंट में मोटा मोटी अगर फिर से देख लें एक बार, तो देखिएगा कंटेंट में क्या हो जाएगा। एक तो साहित्य वाला पक्ष हो जाएगा पूरा का पूरा। साहित्य में जब जाओगे तो साहित्य में आपका क्या हो जाएगा, साहित्य में आपका जो है काव्य हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा आपका गद्य हो जाएगा। ये 2 खंड हैं, तो काव्य और गद्य दोनों के बारे में हमें पढ़ना होगा। इतिहास इसका पूरा का पूरा, इसका विकास जो है, तो इतिहास व विकास, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। क्या घटनाएं किस तरीके से हुई हैं और कैसे कैसे साहित्य में अगली प्रवृत्तियां आती गई हैं और नए नए युग बांटे गए हैं, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा जो सेगमेंट हो जाता है हमारा, देखो वो हो जाता है आपका व्याकरण का, या व्याकरण विज्ञान जिसको हम कहते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान या व्याकरण, इसमें जाएंगे तो इसमें मुख्य रूप से ध्वनि, शब्द और वाक्य, ये 3 सेगमेंट बनते हैं। इनसे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी, संधि समास, है ना, रूढ़ यौगिक, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर होते हैं, यह तमाम सारी चीजें ये हम इसमें पढ़ लेंगे। और इसके बाद फिर आ जाती है बात आपकी क्या, एक तरीके से काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली अलंकार हो गया, रस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, छंद वगैरह। तो काव्य शास्त्र हमको पढ़ना रहेगा। काव्य शास्त्र के साथ साथ, ठीक है, इसी में हम एक तरीके से देखें तो बिंब गुण प्रतीक ये सारी चीजें भी पढ़ लेंगे। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हम देखें तो 3 जो है मुख्य रूप से हमें खंड इसमें बांट कर पढ़ना है। अच्छा, इसके साथ साथ भाषा का जो अतिरिक्त पक्ष है, जैसे भाषा व लिपि आप कह लीजिए, तो मुख्य रूप से एक खंड ये भी हो जाएगा, भाषा व लिपि। ठीक है, और भाषा व लिपि में क्या हो जाएगा, तो इसमें हम भाषा हिंदी जो है उसका इतिहास देख लेंगे, और भाषा की लिपि का मानकीकरण देख लेंगे। भाषा के जो अलग अलग रूप हैं, मानक भाषा क्या है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है, और राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी की स्थिति है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, और राजभाषा के रूप में जो हिंदी है उसके लिए राजभाषा अधिनियम जो है उसके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधानों में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा जो है कंटेंट का हिस्सा होगा, 1 बाय 1 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग बिल्कुल क्रम में चलेंगे, कहीं से नहीं चलेंगे, एक क्रम में चलते हैं। सबसे पहले हमको एक समझ बनानी है हिंदी साहित्य के ओवरऑल विभाजन को लेकर, है ना, तो हम अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं। आइए जुड़ जाइए सब लोग। अब समझना है आपको कायदे से चीजों को, क्योंकि देखो इसमें क्या है, याद करने वाली चीजें तो हैं, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा अच्छे से अटेंटिव होके करेंगे तो हमें याद हो जाएगा आसानी से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्लास में ही चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा ध्यान रहना चाहिए, है ना, क्लास में ही चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा याद करें, इसी पे हमारा फोकस रहना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे हिंदी भाषा और साहित्य में, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काल विभाजन, काल विभाजन व नामकरण की समस्या, व नामकरण या नामकरण की समस्या। इसका मतलब समझिएगा, पहले समस्या क्यों कह रहे हैं इसको हम लोग, कोई बताएगा मुझे।
काल विभाजन और नामकरण की समस्या, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता हो कि भाई हिंदी साहित्य जो है उसको कितने अलग अलग खंडों में बांटा जा सकता है। इस पे हमेशा सवाल रहते हैं, ये मान के चलिए कि एक दो प्रश्न हरदम इस विषय से आएंगे। या तो लेख जो एक तरीके से साहित्य इतिहास लेखक हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखा है हिंदी का, उनके नाम के साथ पूछ देगा कि भाई शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल क्या कहा जाता है, ऐसे पूछ देगा। या मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई आदिकाल के विभिन्न नाम तथा उनको देने वाले जो एक तरीके से साहित्य इतिहास लेखक हैं उनका लिस्ट दे दिया जाएगा। एक तरफ आपको लिस्ट दे दिया जाएगा जो लेखक हैं उनका, और एक तरफ दे दिया जाएगा नामों का लिस्ट, और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो एक कोई ना कोई सवाल यहाँ से जरूर आता है ना। संगीता कह रही है कि भाई कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दे दिया है इसीलिए। तो समस्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक मतलब एक मतता नहीं है ना, इसको हम कह दें कि भाई एक मतता नहीं है हिंदी साहित्य के अलग अलग समय को लेके भी। काल विभाजन का मतलब क्या होगा देखिएगा, समय, कि भाई हिंदी साहित्य का समय कब से कब माना जाए, कौन से काल का कितना समय माना जाए, इस पर भी एक मत नहीं है सारे विद्वान जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन वाले। और नामकरण को लेकर भी इनमें आपस में कहीं ना कहीं मतैक्य नहीं है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मत भिन्नता है, ठीक है, यानी कि विचारों में अंतर है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसको काल विभाजन और नामकरण की समस्या के नाम से संबोधित कर रहे हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक? सुमन, सुषमा और बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं, संगीता वगैरह, सब लोग को थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहना है ना, बताते चलना है भाई हाँ ना जो भी है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी अटेंटिवनेस भी बनी रहेगी और समझ भी आता जाएगा कि हाँ चीजों को हम समझते चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो काल विभाजन और नामकरण की समस्या क्यों कह रहे हैं हम, सबसे पहली बात ये समझनी है हमें। तो ये हम इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि विद्वानों में इसे लेकर मतैक्य नहीं है। आई बात समझ में? क्या नहीं है भाई? मतैक्य नहीं है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि भाई क्या सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है और किसने क्या क्या कहा है। तो इस चीज को हम जब जानेंगे तो इस पे हमारा एक दो प्रश्न जरूर निकल के आएगा। आई बात समझ में? तो देखिए बेसिक एक मैंने और वीडियो डाला था, वो आपके वेबसाइट पे तो नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप मुझे बताएं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसको माना जाता है। सबसे पहली बार प्रयास अगर हम देखें किसने किया तो किसको माना जाएगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का? अगर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास देखा जाए तो किसको माना जाएगा? जैसे कई बार पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, ठीक है, तो एक नाम आप सुनते होंगे गारसा द तासी का। किसका नाम सुनते होंगे? गारसा द तासी। ये कौन से एक तरीके से भाषा के लेखक हैं? तो आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी भाषा के। किस भाषा के लेखक हैं ये? फ्रांसीसी। गारसद तासी जो हैं वो फ्रांसीसी भाषा के लेखक हैं। संगीता जी रामचंद्र शुक्ल ने तो बाद में दिया अपना। हम एकदम अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शुरुआत से बात करें तो माना जाएगा कि जो गारसद तासी हैं, गारसद तासी ने जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, ठीक है। और इनका जो ग्रंथ था वो किस भाषा में था? वो था फ्रांसीसी भाषा में। लेकिन इसमें इन्होंने कोई काल विभाजन की समस्या पर चर्चा नहीं की, इन्होंने कोई काल विभाजन नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग हिस्सों में बांटा नहीं, इस वजह से इसमें काल विभाजन या नामकरण वाली चर्चा हम नहीं करेंगे। क्लियर होगा? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो ठीक करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? गारसद तासी ने सबसे पहला प्रयास किया, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इसमें इन्होंने नामकरण या काल विभाजन को लेकर बहुत बात नहीं की है, ठीक है। तो नामकरण या काल विभाजन का बहुत उम्दा प्रयास या बहुत गंभीर प्रयास इन्होंने नहीं किया, इसलिए इसको हम यहाँ पे बस इतने रेफरेंस तक रखेंगे। कई बार पूछ सकता है हमसे। अब गारसा द तासी का जो साहित्य था या जो उनकी पुस्तक थी उसका नाम क्या था? कोई बताना चाहे अगर? ये भी पूछ सकता है। कई है तो पुराना क्वेश्चन, अब उतना नया क्वेश्चन नहीं रह गया है, लेकिन बाई चांस अगर हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? कोई बताना चाहे? देखो लिख लीजिएगा आप इसको, इस्तेवार, इस्तेवार द ला लिटरेच्यूर एंडुई। क्या नाम है इनका? इस्तेवार द ला लिटरेच्यूर एंडुई। लिटरेच्यूर का मतलब लिटरेचर है ना, लिटरेच्यूर एंडुई कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से देख लीजिए। तो इनका जो ग्रंथ है फ्रांसीसी में लिखा हुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाता है इस्तेवार द ला लिटरेच्यूर एंडुई। और ये कब लिखा इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछ दे ये कि कब इन्होंने इस चीज को प्रकाशित किया, तो क्या ध्यान रखेंगे? इसका जो समय है वो हो जाएगा आपका 1839, है ना। अगर देखा जाए कि इसका समय क्या है तो इसका समय हो जाएगा आपका गारसद तासी के इस ग्रंथ का,
वो हो जाएगा 1839, 1839, मोस्टली यही मिलता है। तो आप 1839 यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, 1839। तो सबसे पहला जो प्रयास अगर हम देखें हिंदी साहित्य लिखने का, बिल्कुल संगीता ठीक है आंसर, ठीक है, इस्तेवार से याद रख लेंगे, हाँ इसको इस्तेवार से याद रख लेंगे, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, इतवार से शुरू होता है हफ्ते का दिन, है ना। अगर कोई कहे कि भाई दिन कब शुरू होता है हफ्ते का, तो इतवार से होता है। इतवार को छुट्टी होती है, उसके बाद से दिन शुरू हो जाता है, फिर से नया वीक शुरू हो जाता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो हमको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, इतवार से शुरू हुआ भाई, है ना। इस्त को हटा दीजिए, स हटा दीजिए, तो आपको क्या बच गया, इतवार। तो इतवार आप याद रखिएगा, तो आपको ये याद रहेगा कि पहला यही है भाई, इतवार। ठीक, उसके बाद सोमवार मंगलवार आएगा। और ये कब हुआ, तो 1839 में। ठीक, अब इसके बाद दूसरा प्रयास देखेंगे हम लोग। तो ये तो बेसिक जानकारी के लिए हो गया हमारे, बहुत बेसिक जानकारी के लिए। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो एक प्रयास आता है शिव सिंह सरोज का, आपने नाम सुना होगा, शिव सिंह सरोज। ये किसने लिखा, ये भी हिंदी साहित्य इतिहास पे एक पुस्तक लिखी गई शिव सिंह सरोज के द्वारा के नाम से। ये शिव सिंह सरोज जो पुस्तक लिखी गई वो किसने लिखी, अगर कोई बताना चाहे, और कब लिखी। देखो मैंने कहा ना, फैक्ट्स आपको क्लास में ही याद करते हुए आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा इसको पेंडिंग छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो शिव सिंह सरोज जो है वो रचना लिखी किसने, शिव सिंह सेंगर ने, इन्हीं के नाम पे है ये रचना। तो शिव सिंह सेंगर ने लिखी, और शिव सिंह सेंगर ने इस रचना को प्रकाशित करवाया कब, इस रचना को अगर हम देखेंगे तो प्रकाशित किया गया 1848 में, ठीक है, 1870 सॉरी 1878 में, है ना, 1878 में, है ना, 1848 नहीं, 1878, ठीक है, 1878 में। कहीं कहीं 83 भी लिख के आता है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। वैसे 1878 जो होगा वो मोस्ट करेक्ट आंसर इसका बनना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फैक्चुअल हमें डिफरेंसेस मिलेंगे, तो एक बार चेक करते चलेंगे, उसमें कोई इशू हमारा नहीं है बनाने का। हमें तो मेनली जो सबसे ज्यादा सहमति वाली चीज है उसी को से ध्यान में रखना है, उसी पे सवाल बनेगा, ठीक है। तो 1878 हम मान लेंगे इसकी प्रकाशन तारीख थी, शिव सिंह सेंगर ने लिखी रचना, और रचना का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। ये हो गई हमारी साहित्य इतिहास की रचना, और लिखी किसने, ये हो गए लेखक उसके साहित्य इतिहास के, ठीक है, शिव सिंह सेंगर साहब। तो अब ध्यान क्या रखना है कि दूसरी रचना जो है साहित्य इतिहास पे वो है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखी, 1878 में पब्लिश हुई, और इसके अंदर भी काल विभाजन का कोई बहुत विशेष प्रयास नहीं किया गया, ठीक है। और इसके बाद एक तीसरी रचना अगर हम देखें तो मौलवी करीमुद्दीन की आती है, मौलवी करीमुद्दीन की रचना आती है, उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम सीधे सीधे आ जाएंगे जहां से कि काल विभाजन शुरू होगा, मिश्र बंधु विनोद से, है ना। तो उस पर हम बात करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा काल विभाजन और नामकरण दोनों एक साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो तीसरी घटना या तीसरा एक जो साहित्य इतिहास का प्रयास है, अगर हम देखें थर्ड जो प्रयास हम मानेंगे वो किसको मानेंगे, तो इसमें आप लिख लीजिए एक तरीके से मौलवी करीमुद्दीन तजकीरा ए सुवराई, क्या कहेंगे उसको हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे तजकीरा ए सुवराई कहेंगे, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन पे भी आएंगे संगीता, तो आप लिखो मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन की रचना है, इनकी लिखी पुस्तक है, और पुस्तक क्या है, इसको ऐसे लिख लें सीधा सीधा हम लोग, मौलवी करीमुद्दीन, और पुस्तक इनकी क्या है, तो उसको आप लिख सकते हो तजकिरा ए शुअराई, ठीक है। इसी तरीके से ये लिखा जाएगा, तो तजकिरा ए शुअराई आप लिख सकते हो इसमें, तजकिरा ए शुअराई, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पे हम आते हैं, फोर्थ से हमारा जो है एक तरीके से गंभीर प्रयास जो है वो शुरू हो जाएंगे, किसके लिए, हिंदी साहित्य के लेखन का, ठीक है। तो इसमें हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं किसकी, मिश्र बंधुओं की बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मिश्र बंधु ने 1913 में अपनी जो पहली एक तरीके से अ, 3 चरण जो निकले इसके पब्लिश हुए 1913 में हुए, बाकी 1934 में चौथा चरण पब्लिश किया इन्होंने। और अगर हम ग्रियर्सन की बात करते हैं तो ग्रियर्सन साहब ने 1888 में, तो पहले हम ग्रियर्सन की बात कर लेते हैं फिर हम मिश्र बंधु की बात करते हैं। तो देखो डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिखी जिसको कहा जाता है क्या, द मॉडर्न
इसको लिख लीजिए आप, डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो अपनी पुस्तक लिखी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, जो ग्रियर्सन ने लिखी। अब देखो ग्रियर्सन ने जब जो पुस्तक लिखी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको जो है इन्होंने 11 अध्यायों में बांटा और 11 अध्यायों में बांटकर इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा की, हिंदी साहित्य के लेखकों और कवियों का कालक्रम के हिसाब से एक वर्णन किया, एक सीरियल में, एक सीक्वेंस में इसका वर्णन किया। और इसीलिए कई बारी जो है इसको सबसे पहला व्यवस्थित ग्रंथ मान लिया जाता है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का। जो ग्रियर्सन ने ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने लेखकों और रचनाकारों का कालक्रम के हिसाब से वर्णन किया। लेकिन यहाँ पे भी समस्या क्या है कि इसमें वैज्ञानिकता का उतना समावेश नहीं है ग्रियर्सन के द्वारा, है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन कह सकते हो आप इसको, पूरा नाम इनका क्या हो जाएगा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन भी आप लिख सकते हो, तो आप पूरा ही नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हम क्या कहेंगे कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो पुस्तक लिखी, देखिए इसमें कुल कितने अध्याय हैं, अगर मान लीजिए कई बार पूछ देता है तो हमको क्या ध्यान रखना है, कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, कुल अध्याय कितने हैं इसमें, 11 अध्याय इसमें है टोटल। इधर साफ कर लेते हैं, इधर बाकी आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और 1888 एक डेट भी याद रखिएगा, इनकी जो रचना है वो कितने, कब आई, 11 अध्याय हो गए इसमें, और रचना का समय क्या है, 1888। जो ये प्रकाशित हुआ ग्रंथ वो कब हुआ, 1888 में प्रकाशित हुआ। और इसमें इन्होंने 11 अध्यायों में जितने भी हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि या लेखक या रचनाकार रहे, इनको एक काल क्रम के हिसाब से इन्होंने बांटने की कोशिश की, उसको विभाजित करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस काल में भी जो विज्ञान है, जैसे कि मतलब कोई आधार क्या बनाया जाए, है ना, विशेष प्रवृत्ति को आधार बनाया जाए, या फिर एक तरीके से अगर हम देखें तो रचनाकारों के आधार पर इस चीज को बांटा जाए, इस चीज का बहुत व्यवस्थित कोई एक सूक्ष्म तरीके से हम कहें या वैज्ञानिक तरीके से वर्णन नहीं मिलता है। इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा मान्यता यहाँ पे नहीं मिलती है, और उसके बाद इसको उतना उपयुक्त न मानते हुए दूसरे जो इतिहास लेखक हैं उनके लेखन को महत्व दिया जाता है। तो आप यहाँ पे इतना समझिएगा कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसको प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकता के अभाव के कारण इसको भी जो है उतना उपयुक्त इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से या नामकरण या काल विभाजन के दृष्टिकोण से नहीं माना जाता। क्लियर हुई बात। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अगला, वो क्या हो जाएगा, इतिहास लेखन। 5वें नंबर पे हम आते हैं, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, अब मुझे कोई बताएगा इसमें से कि मिश्र बंधु जो है, मिश्र बंधु विनोद जो रचना है, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद क्या है, एक रचना हो गई, एक ग्रंथ हो गया साहित्य के इतिहास लेखन का। ठीक है, जिसको कि किसने लिखा, तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 चरण हैं टोटल। कितने चरण हैं, 4। 4 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, 4 आप इसको पार्ट्स कह सकते हो, 4 भाग कह सकते हो। ठीक है, 4 भागों में इसको लिखा गया है, जिसमें से प्रथम 3 भाग जो हैं, ध्यान रखिएगा, प्रथम जो 3 हिस्से हैं इसके, प्रथम जो 3 भाग हैं, ये पब्लिश हुए कब, 1913 में। ठीक है, और जो चौथा भाग है इसका, जो चतुर्थ भाग है, अगर हम लिख लें चतुर्थ भाग इसका कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ 1934 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा पहले तो। दूसरी बात अगर हम बात करें इसमें, तो 1933 में मित्र बंधु विनोद का 3 हिस्सा प्रकाशित हुआ, और 1934 में चौथा हिस्सा प्रकाशित हुआ। अब इसके लेखक कौन है अगर देखेंगे आप, तो मिश्र बंधु विनोद यानी कि मिश्र बंधुओं ने लिखा। लेकिन मिश्र बंधुओं में से मुख्य रूप से जो सबसे बड़े भाई थे, 3 भाई थे मिश्र बंधु, 3 भाइयों में जो सबसे बड़े भाई माने जाते हैं वो है कौन, गणेश बिहारी मिश्र। तो गणेश बिहारी मिश्र के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है ये। बाकी आपको और भाइयों का नाम भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ सकता है कि मिश्र बंधु में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था। ठीक है, तो गणेश बिहारी मिश्र कह लीजिए आप। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसके लेखक माने जाते हैं। बाकी अन्य जो भाई थे इनके, अन्य सहोदर भाई जिसको आप कह सकते हो, अन्य सहोदर या जो भाई थे इनके, वो कौन कौन से थे, तो आप नाम इनका लिख सकते हैं चाहे तो। इनका नाम क्या हो जाएगा, एक तरीके से
श्याम बिहारी मिश्र दूसरे हो जाएंगे और सुखदेव बिहारी मिश्र तीसरे हो जाएंगे। क्लियर हुआ? श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी बाकी के दो भाई हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधु में कितने भाई थे? 3 लोग थे ये। ठीक है, और तीनों ने ही, सबसे बड़ी खासियत क्या है देखो इनकी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो तीनों ने ही जो हिंदी का अध्ययन है ये स्वाध्याय से किया। यानी हिंदी का जो इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, हिंदी साहित्य की जो समझ इन्होंने विकसित की, हिंदी साहित्य या भाषा का जो ज्ञान है इनका, ये कैसे पाया इन्होंने? स्वाध्याय से, यानी खुद की पढ़ाई से। ठीक है, अपने आप से सीखकर इन्होंने इसके बारे में समझ विकसित की और उसके आधार पर इन्होंने अपनी रचना लिखी। कई सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है, लेकिन उसमें से इतिहास से संबंधित जो रचना है उसको अगर हम देखें तो मिश्र बंधु विनोद है। अब मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने किस तरीके से बांटा साहित्य के इतिहास को, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर प्रश्न काल विभाजन का शुरू हो जाता है, या काल विभाजन का जो प्रयास है गंभीर, वो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रारंभ हो जाता है। आई बात समझ में? तो देखते हैं, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम अब क्या ध्यान रखेंगे कि जब हम पढ़ते चल रहे हैं तो हम इसको, जो नामकरण की समस्या है उसको भी साथ ही साथ देखते चलेंगे कि किस तरीके से अलग अलग एक तरीके से युग को अलग अलग तरीके से इन्होंने नाम दिया, या किस तरीके से इन्होंने, जैसे आदिकाल है तो आदिकाल को कहाँ पे किसने क्या नाम दिया, हम अभी से देखते चलेंगे, तो बाद में रिवाइज कर लेंगे, तो एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ सकती है बात एक ही बार में। ठीक है, मिश्र बंधु संगीता कहनी कहाँ से हैं? तो बेसिकली आप इनका अगर संबंध देखोगे तो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले से है ना, हरदोई जिले से होता है। बाद में ये लोग लखनऊ में जाके रहने लग गए, अलग अलग भाई थे। जैसे सुखदेव बिहारी जो थे ये एडवोकेट थे बाई प्रोफेशन, है ना, वकील थे। बाद में ये धीरे धीरे सब जज तक प्रमोट हुए। अगर श्याम बिहारी को आप देखते हैं तो श्याम बिहारी जो थे ये डिप्टी कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे ये आए। ठीक है, मास्टर्स थे ये। गणेश बिहारी मिश्र की अगर हम बात करेंगे तो गणेश बिहारी मिश्र जो थे ये जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था उसमें चेयरमैन वगैरह के पद पे भी थे, काम कर रहे थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इनके बारे में, कि इन्होंने किस तरीके से हिंदी साहित्य का वर्णन किया है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो काल विभाजन इन्होंने किया वो क्या माना? आरंभिक काल। सबसे पहला क्या कहा इन्होंने? देखो, लिखते चलिएगा, आरंभिक काल। और समझना है अभी हमको इसमें बाद में कंसेप्ट भी, कि आखिर किसने किस आधार पर काल विभाजन किया, किसने प्रवृत्ति को महत्व दिया, किसने जो है एक तरीके से लेखक को महत्व दिया। सुमन क्या करिए? सर समझ तो बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू सर, बट वीडियो इज नॉट क्लियर। अच्छा, इसका सुमन एक काम करो, आप क्या करो कि आप अपना ना वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करो, अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आप देखो वीडियो सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके वहां पे आएगा वीडियो। अब उसमें मेरे ख्याल से आपका दिखा रहा होगा 140 200 कुछ ऐसे, आप उसको इम्प्रूव करो मैनुअली 720 पे। ठीक, ये इंटरनेट आपका कम आएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी, और इंटरनेट कम आने पे आपका रीएडजस्ट हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी कम कर देगा वो। तो आप इसको कस्टमाइज कर लो 720 पे, फिर अपने आप एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे सामने जैसे आ रहा है बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए जल्दी से और मुझे बता दीजिए कि सही हो गया कि नहीं। और थोड़ा सा हम लोग अभी फैक्चुअल वाले पार्ट से शुरू कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है इस चीज से, है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम आएंगे प्रवृत्तियों में आदिकाल की या उसके बाद भक्ति काल की, तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा हम काम ही क्या कर रहे हैं, फैक्ट वाला कर रहे हैं, तो भी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को हम यहीं पे समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। सुषमा, ये क्लास हमारी बेटा 2 बजे तक है, सॉरी 3 बजे तक है, वैसे तो 2 घंटे की क्लास है फिलहाल। ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास है, तो एक बार आप लोग को चीजें थोड़ा सा रिदम बनाना है हमें, और 2-3 क्लासेस में सब रिदम बन जाएगा। मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने लग जाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें आपको मैं घर पे भी करवाऊंगा, यानी कि आपको मैं पहले से ही दे के रखूंगा, उस पर मैं टेस्ट लिया करूंगा। आप लोग का सेल्फ स्टडी से भी तैयारी होगा इसमें, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है, सारा फैक्ट हम क्लास में ही याद करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास में डिस्कशंस पे और कंसेप्ट पे फोकस ज्यादा रखेंगे, साथ में आपका टेस्ट, आपकी मॉनिटरिंग, आपके साथ सवाल जवाब, ये रखेंगे। ठीक, और साथ में कंटेंट के थ्रू मैं आपको तैयार कराते रहूंगा, उसमें मैं टिक मार्क कर करके इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड कंटेंट होगा आपको दे दिया करूंगा, अपलोड करवा दूंगा, तो आपको भी पूरा नहीं छानना रहेगा, वही वही मेन मेन चीजें ध्यान रखनी रहेंगी। ठीक है, तो काफी हद तक काफी अच्छे से कर लेंगे हम लोग इसको। तो देखो, सबसे पहला काल इन्होंने क्या कहा, आरंभिक काल। अब आप खुद देख सकते हो कि आरंभिक काल कहना इनका जो है वो एक तरीके से किसके आधार पर है, क्या किसी रचना की प्रवृत्ति के आधार पर है, या ये कहीं ना कहीं समय के आधार पर है, कि भाई उन्होंने जो है सबसे जो पुराना समय है हिंदी साहित्य का उसके आधार पर, या जो शुरुआती दौर है हिंदी साहित्य का जहां से हिंदी साहित्य को शुरू माना जाता है,
उसको आधार बनाया, तो हम कहेंगे कि भाई कालक्रम के हिसाब से, समयावधि के हिसाब से इन्होंने पहले काल का नामकरण किया। ठीक है, आरंभिक काल रखा, दूसरे को इन्होंने माध्यमिक काल कहा, तो ये भी उसी आधार पे है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि भाई रामचंद्र शुक्ल ने उसको भक्ति काल कह दिया, ठीक है, पहले वाले को वीर गाथा काल कह दिया, तो उन्होंने प्रवृत्ति को आधार बनाया। लेकिन ये प्रवृत्ति को आधार नहीं बना रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि किस युग में कैसी रचनाएं लिखी जा रही हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि समय क्या है किसका, है ना। तो जो बिल्कुल शुरुआती समय है उसको आरंभिक काल कह दिया, जो बीच का समय है उसको मध्यवर्ती काल कह दिया या माध्यमिक काल कह दिया गया। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे देखो इनके क्या हो जाएगी, अगर यही क्रम चल रहा था तो यही क्रम चलना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्होंने तीसरे काल को क्या कह दिया, अलंकृत काल कह दिया। अब देखो कि ये क्या अपना एक आधार लेकर चल रहे हैं, बदल दिया इन्होंने, खुद समझ आएगा आपको। देखो यही कॉन्सेप्ट्स हैं, यहां दोनों पे इन्होंने क्या किया, समय के आधार पर वर्णन किया, कालक्रम का नामकरण रखा। यहाँ पे जो नामकरण इन्होंने रख दिया, किसके ऊपर रख दिया, कहीं ना कहीं प्रवृत्ति के आधार पर रख दिया, अलंकृत काल कह दिया। ठीक है, जहां पे अलंकारों का एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया हो, कविता में सौंदर्य का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया हो, भाषा की सौंदर्य का, ठीक है, बदल दिया। तो एक वैज्ञानिकता यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो गई, कम या ज्यादा, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक कोई आधार नहीं रखा इन्होंने कालक्रम का या नामकरण का, अगर हम देखेंगे तो तीसरे को इन्होंने अलंकृत काल कहा, चौथे को परिवर्तन काल कहा। अब फोर्थ देखो ये एकदम अलग हो गया। अब परिवर्तन काल मतलब जहां पे परिवर्तन हुआ, तो भाई परिवर्तन तो यहाँ पे भी हुआ, परिवर्तन तो यहाँ पे भी हुआ होगा, परिवर्तन तो यहाँ पे भी हुआ होगा साहित्य में, लेकिन आप यहाँ पे खाली परिवर्तन काल कह देते हैं, तो ये क्या होता जा रहा है, वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक, जो इनका नामकरण का तरीका है उसको क्या हम वैज्ञानिक मानेंगे या अतार्किक, या कह सकते हैं कि अवैज्ञानिक मानेंगे। बहुत ज्यादा इसको पचा पाने में, सीख पाने में कोई हमें बहुत ज्यादा सहायता हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना। तो बदल दिया फिर से इन्होंने, देखो तो इस आधार पे हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा इसको मान्यता नहीं मिल पाई। इसी वजह से हम आज जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रीतिकाल कह देते हैं, आधुनिक काल कह देते हैं, भक्ति काल कह देते हैं, लेकिन इनके वाले नामकरण को बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। ये आपको यहीं से समझ आने लग जाएगा, क्लियर हुआ। अब परिवर्तन काल के बाद इन्होंने पांचवा क्या रखा, देखो वर्तमान काल। पांचवा कौन सा समय रखा इन्होंने, वर्तमान काल रखा। ये जो आधुनिक काल है उसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, परिवर्तन काल बेसिकली एक तरीके से रखा इन्होंने रीति काल से आधुनिक काल में जो एक तरीके से बदलाव हुए, वो ट्रांजिशनल जो फेज था उसको। ठीक है, अब एक चीज समझिए, इसको इन्होंने पुनः दो दो हिस्सों में बांटा और उसके हिसाब से इसका काल विभाजन भी किया। अभी तो हम नामकरण देख रहे हैं। अब पहला जैसे मान लीजिए आरंभिक काल है, उसको इन्होंने पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक के नाम से बांट दिया। इसको किससे बांट दिया इन्होंने, देखो पूर्व आरंभिक को एक साथ मिला दिया तो पूर्वारंभिक हो गया। पूर्व आरंभिक हम अलग अलग लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए, पहले फिर संधि कर लेंगे। पूर्व आरंभिक, और दूसरा क्या लिख दिया इन्होंने, देखो उत्तर आरंभिक, उत्तर आरंभिक। ठीक, इसी तरीके से जो माध्यमिक काल था इसको भी इन्होंने बांट दिया दो हिस्से में। फिर इसका हम समय भी अभी लिखेंगे और उसको भी याद करेंगे। तो दूसरा माध्यमिक काल जो था इसको भी पूर्व और प्रौढ़ के नाम से इन्होंने बांट दिया। पूर्व माध्यमिक कर दिया इसको, और इसको क्या कर दिया, प्रौढ़ माध्यमिक कह दिया। तीसरा जैसे अलंकृत काल है, देखिएगा अलंकृत काल को भी इन्होंने क्या किया, अलंकृत काल को भी इन्होंने पूर्व और उत्तर में बांट दिया। उत्तर अलंकृत और पूर्व अलंकृत, पूर्वालंकृत हो जाएगा, उत्तरालंकृत हो जाएगा अगर हम इसको संधि कर देंगे तब। तो पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। परिवर्तन काल जो है, देखो परिवर्तन काल को इन्होंने यहाँ पे कोई नामकरण नहीं दिया, लेकिन इसको इन्होंने दो हिस्से में बांट दिया, क और ख करके, यानी कि 1890 से 1925। चलो अब समय लिख लेते हैं एक बारी तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन काल को भी इन्होंने दो हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया। एक बारी देखते हैं। अब आरंभिक काल में जो पूर्व आरंभिक का समय है, देखो इन्होंने क्या रखा, तो 700 से लेके 1343 विक्रमी तक। तो यहां ध्यान रखिएगा, 700 से लेके कहां तक रखा है इन्होंने, 1343 विक्रमी। अब ये ईसा नहीं लिख रहे हैं हम लोग, विक्रमी लिख रहे हैं। अब वी लिखने का मतलब आप लोग को पता होगा, बता दीजिए जल्दी से, विक्रमी क्या है, ईसा से कितना आगे कितना पीछे क्या स्थिति होती है विक्रमी संवत की, कोई भी बताना चाहे फटाफट से बताइए, ताकि ये भी क्लियर होता चले हमें कि मालूम है या नहीं मालूम है। ठीक, विक्रमी का क्या संदर्भ है यहाँ पे, संगीता कह रहे हैं विक्रमादित्य के काल। चलो उस पे भी एक मत नहीं है, उस पे भी दो तीन मत हैं। कोई कहता है कि भाई जो विक्रमादित्य थे उनके समय से शुरू हुआ, कोई जो है किसी और नाम को वहां पे इंपॉर्टेंट मानता है, धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य को मानता है। तो धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग सम्राट विक्रमादित्य को मानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद अपने आप को जो है
चंद्रगुप्त ने खुद अपने आप को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, तो वो अलग एक इशू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मतलब ये था कि विक्रम संवत्ति का मतलब क्या हो गया, 57 साल आगे चलता है। ये 57 वर्ष क्या है, ईसा से यानी ईसवी से 57 वर्ष आगे है। ठीक है, ईसवी से 57 वर्ष क्या है, ये आगे है, ऐसे लिख लीजिए आप। ईसवी से क्या है, 57 वर्ष आगे चलता है, मतलब इसकी शुरुआत जो हुई होगी वो ईसवी शुरू होने के 57 वर्ष पहले हुई होगी। आई बात समझ में? तो इसी वजह से इसको जब गिना जाएगा तो एक तरीके से मानिए कि भाई अगर हम मान लीजिए 2020 में हैं, तो विक्रम संवत के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 57 ऐड कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि हम 2077 में हैं। ये विक्रमी हो जाएगा। अगर ये ईसवी है तो ये क्या हो जाएगा, विक्रमी। ये बात समझ आ गई है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो काल विभाजन किया गया वो किसमें किया गया, विक्रम संवत के आधार पर किया गया, जो कि हिंदू कैलेंडर का समय मापने का एक तरीके से या वर्ष को देखने का एक नजरिया है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। जैसे आप देखते हो कि हिंदू का जो 9 वर्ष होता है, जनरली मानते हैं ना कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 9 वर्ष होता है वो हम देखते हैं कब होता है, एक तरीके से वो माना जाता है नवरात्रि जो होती है चैत वाली, है ना, तब से शुरू माना जाता है। यानी कि अल्टीमेटली मार्च के महीने में अगर हम देखें लगभग ये शुरू होता है। तो उसी कैलेंडर के हिसाब से ये विक्रम संवत की रचना या गणना की जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, 57 साल आगे चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पूर्व आरंभिक हो गया आपका 700 से 1343 विक्रमी। उत्तर आरंभिक जो हो जाएगा 1344 से लेके 1444, एक मतलब 100 पूरा का पूरा वर्ष जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल बेटा फाइनेंशियल ईयर है, वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी क्या है, आपका नया वर्ष शुरू होता है। ये 1 अप्रैल कोई फिक्स नहीं है, वो तो अलग अलग तिथियां होती हैं, वो कैलेंडर के हिसाब से या पत्रा के हिसाब से देखी जाती हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है वो हर साल। ठीक, देखिए पूर्व आरंभिक हो गया, उत्तर आरंभिक आप लिख लीजिएगा 1344 विक्रमी से लेके 1444 विक्रमी तक, इस तरीके से। ठीक, आरंभिक काल हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं जो माध्यमिक काल है, इसमें पूर्व माध्यमिक काल हो जाएगा 1445 से 1560, जो इन्होंने माना हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 1444 से 1560 विक्रमी। दिख रहा है आप लोग को या नहीं दिख रहा, पहले ये बता दीजिए। अभी क्लियर हो गया क्वालिटी आपका सुमन? वीडियो की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हुई या नहीं हुई, थोड़ा बता दीजिए एक बार मुझे। 720 सेट करने पे ठीक है। तो 1444 से 1560 विक्रमी लिख लीजिएगा, और उत्तर जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है उसको 1561 से लिख लेंगे 1680। प्रौढ़ को क्या लिख लेंगे, 1561 से लेकर 1680 विक्रमी, इसको ऐसे लिख लेंगे। अलंकृत काल का समय इन्होंने क्या दिया, तो पूर्व में लिख लीजिए, अलंकृत काल के पूर्व अलंकृत काल जो है उसको 1681 से 1790, 1681 से कितना माना, 1790 माना इन्होंने, विक्रमी ही चल रहा है ऑब्वियसली। और उत्तर अलंकृत जो है हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। उत्तर अलंकृत में लिख लीजिएगा आप लोग 1791 से 1889। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1791 से 1889, ठीक है, विक्रमी। इसके बाद परिवर्तन काल जो है उसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, 1890 से 1925 और 1926 से अब तक जो वर्तमान काल है या परिवर्तन काल है। ठीक है, तो वर्तमान काल यानी कि यही हो गया जो दूसरा वाला है। अब इसको इन्होंने बांटा कब से कब तक, तो 1890 से लेकर इन्होंने बांटा इसको 1926 तक, ठीक, 1925 तक। 1925 के बाद फिर 1925 लिख लीजिए विक्रमी, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 1926 से लेके अब तक इन्होंने किसमें बांट दिया, परिवर्तन काल को 2 हिस्सों में। ठीक है, और वर्तमान काल एक तरीके से जो अभी का समय है उसी को वर्तमान काल के रूप में इन्होंने रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा थोड़ा इसमें, एक बार फिर से इनको समझिएगा, इस पे 1-2 प्रश्न मिश्र बंधु विनोद पे रहते रहते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने बात की कि भाई मिश्र बंधु विनोद जो है वो एक ग्रंथ है हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास के ऊपर, जो कि प्रकाशित हुआ है 4 भागों में। प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हुए हैं, चतुर्थ भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ है। इसके जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो कौन है, गणेश बिहारी मिश्र मुख्य रूप से माने जाते हैं। लेकिन मिश्र बंधु जब हम कहते हैं तो मिश्र बंधु का मतलब क्या हो जाता है, 3 भाइयों का नाम है एक साथ। और 3 भाई कौन कौन से थे, तो गणेश बिहारी मिश्र थे, श्याम बिहारी मिश्र थे, सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने जो रचना की, जो इन्होंने काल विभाजन या जो इन्होंने नामकरण किया वो इस हिसाब से देखेंगे हम लोग। आरंभिक काल में इन्होंने शुरुआत कब से मानी हिंदी साहित्य की, 700 से मानी, यानी 700 विक्रमी से मानी। 700 विक्रमी से 1343 विक्रमी तक पूर्व आरंभिक काल कहा इसको, उसको एक साथ जोड़ेंगे तो पूर्व आरंभिक हो जाएगा।
अब एक चीज देखो कि इसकी सबसे पहली कमी क्या हो गई, यही हो गई, क्योंकि मूलतः मान्यता क्या है, सामान्यतः मानता है कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है, आदिकाल का जो प्रारंभ है, वो माना जाता है 1000 विक्रमी के आसपास से। कब से माना जाता है इसको, 1000 के आसपास से माना जाता है। आई बात समझ में। और 1000 के आसपास से माना जाने का मतलब 1000 ईस्वी मान लीजिए अगर माना जाता है, तो 1000 ईस्वी का मतलब हो गया विक्रमी के हिसाब से कितना, 1057 एक तरीके से, या 1050 लगभग लगभग। ठीक है, अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली देखें तो। अब इतना सारा एग्जाम में पूछेंगे भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने वाले की को कौन रोका हुआ है, बट हम जब पढ़ रहे हैं तो चीजों को ठीक से पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक बार की बात है, एक बार पढ़ लिया तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, एक बार ही समझते चलो बस। छोड़ने छोड़ने का कोई फायदा नहीं है ना, जब पढ़ ही रहे हैं तो। अब कैसे हम इसको क्या छोड़ सकते हैं इसमें से, बताओ कोई चीज है जो छोड़ने वाली है, नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज आपको पूछेगा, अगर मान लीजिए कि अगर आपसे यहाँ पे सवाल ये बने कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि हिंदी साहित्य का उद्भव या हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य के ग्रंथों की रचना 700 विक्रमी से मानता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो यही इस चीज को लेकर चल रहे हैं, सबसे पुराना अगर हिंदी साहित्य का समय मान रहे हैं तो यही मान रहे हैं। और एक चीज देखो कि सामान्यतः माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा आप जानते हो कि विकसित हुई थी, तो हिंदी भाषा के पहले हिंदी भाषा किस रूप में थी, अपभ्रंश के रूप में थी। और अपभ्रंश के रूप में जो साहित्य था उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के अंदर ही शामिल कर लिया। ये इनका कहीं ना कहीं एक आलोचना बन जाता है। इसीलिए इनके हिंदी के साहित्य के इतिहास को उतना ज्यादा महत्व नहीं मिल पाता, या इसको उतना ज्यादा सर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाती। क्लियर हुआ। और इसके साथ साथ दूसरी चीजें अगर हम देखें, और भी एक चीज, अब इसमें समस्या देखो, क्या समस्या है। एक तो समस्या ये समझ आ गई कि 700 का जो आधार है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और अगर 700 से हम हिंदी साहित्य में चीजें शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपभ्रंश का जो पूरा का पूरा साहित्य है उसको भी हिंदी में शामिल कर लेंगे, समेट लेंगे, तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या समझ आई देखो, दूसरी बात ये समझ आई कि अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आरंभिक काल, माध्यमिक काल, ये तो ठीक चल रहा था, लेकिन अलंकृत काल का कोई विशेष आधार नहीं, दूसरा आधार बन गया। परिवर्तन काल का कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, परिवर्तन तो हर एक काल में कुछ ना कुछ होगा, तो परिवर्तन काल नाम रखना ये संगत है या असंगत लग रहा है, क्या ये कोहेरेंट लग रहा है या कोहेरेंट नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है, आप सोचिए। भाई एक तो क्या हो गया कि एक कोई आधार नहीं है नामकरण का, कहीं पे समय आधार है तो कहीं पे प्रवृत्ति आधार हो गई, और वर्तमान परिवर्तन काल का तो वो भी एक आधार नहीं बन रहा, ये कोई प्रवृत्ति तो है नहीं। परिवर्तन तो हर एक युग में साहित्य में आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रासो साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया, ठीक है, जैन साहित्य लिखा गया, तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि भाई पूरी की पूरी काव्य परंपरा ही भक्ति की तरफ चली गई, मुड़ गई, है ना, हर तरफ भक्ति का भाव बढ़ने लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भक्ति काल हो गया। अलंकृत काल कह दिया आपने, चलो ठीक है, प्रवृत्ति पे आधारित नामकरण कर दिया, लेकिन जब परिवर्तन काल कहा गया तो परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे कि परिवर्तन किस आधार पे, परिवर्तन तो हर जगह हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको असंगत मानेंगे। कोहेरेंट का मतलब होता है संगत। ये कहीं ना कहीं परिवर्तन काल नामकरण रखना कोई बहुत संगतता नहीं दिख रही इसमें, कोई बहुत इसमें सीक्वेंसिंग नहीं दिख रही है। तो इसको भी लेकर कहीं ना कहीं आलोचना इनकी की गई कि भाई परिवर्तन काल का जो नामकरण का आधार है वो समझ से परे है, उसका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि परिवर्तन तो हर एक युग में हो रहा है, तो इस आधार पर आप एक युग में परिवर्तन काल कहें, बाकी को आप अलग नामकरण करें, ये कोई ठीक बात नहीं हुआ, क्योंकि परिवर्तन तो साहित्यिक प्रवृत्तियों में होगा ही होगा, अगर युग बदलेगा तो, है ना। और एक तरीके से ये सारी चीजें लेकर, और दूसरी बात क्या है कि अगर हम देखें पूरा, तो काल विभाजन का आधार क्या है प्रॉपर तरीके से इन्होंने इसमें व्याख्यायित नहीं किया, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा स्वीकार्यता इनके नामकरण को या इनके समय को नहीं मिलती है। हालांकि आरंभिक काल जो है इनका वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आदिकाल, जैसे कि एक तरीके से जिसको स्वीकार किया गया बाद में, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नामकरण किया आदिकाल के रूप में, प्रारंभिक काल का, सबसे पहले के काल का, तो आदिकाल और आरंभिक काल लगभग लगभग एक जैसे संदेश देने वाले हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि भाई जो इनका आदिकाल का नामकरण बाद में स्वीकार किया गया उसी से मिलता जुलता नाम है आरंभिक काल। तो नामकरण के स्तर पे आरंभिक काल हमें थोड़ा सा फिर भी दिखाई देता है जो स्वीकृत किया गया है, अदरवाइज बाकी सारे नामकरण यहाँ पे स्वीकृत नहीं है। और आरंभिक भी एज इट इज नहीं किया गया, किया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल किया गया, लेकिन हाँ अर्थ की दृष्टि से दोनों ही एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गया मिश्र बंधु विनोद के बारे में, जो इनका इतिहास लेखन है उसका जो कालखंड इन्होंने बांटा हिंदी साहित्य का या नामकरण किया वो। अब आपको ध्यान रखना है नामकरण इनका और समय ध्यान रखना है बस। तो इससे क्या होगा कि आगे की जो आप पढ़ोगे चीजें तो उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि भाई इनमें से किसने आरंभिक काल कहा है, मान लीजिए पूछ दे,
हिंदी साहित्य के पहले काल को आरंभिक काल कहने वाले कौन है? तो हम कहेंगे मिश्रबंधु विनोद है। कौन है जो 700 विक्रमी से मानते हैं साहित्य के इतिहास की शुरुआत को? तो हम कहेंगे मिश्रबंधु विनोद में जो मिश्रबंधु ने इतिहास लिखा है, रास बिहारी एक तरीके गणेश बिहारी ने लिखा है, उसको उसके अंदर उन्होंने 700 से माना है। इस तरीके से हम इसका जवाब मिल जाएगा हमें ऑप्शन में और हम दे पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो मठाधीश हैं उनके द्वारा दिया गया एक तरीके से विभाजन, है ना। और मठाधीश कौन है भाई साहित्य इतिहास को लेकर? रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो विरोध करते हैं इनका, किसका? एक तरीके से जो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास है, या मान लीजिए जो एक तरीके से मिश्रबंधु का इतिहास है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल साहब जो हैं वो विरोध करते हैं और उसको वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको वो वृत्त ग्रंथ या एक तरीके से हम अगर कहें तो इसको ये जो है आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो, एक बार कंफर्म करिए, आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? अब नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ेंगे किसका, डॉक्टर एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेखन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो इतिहास लेखन किया गया हिंदी साहित्य का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास लेखन है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1929 में। क्या लिखा इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और कब प्रकाशित हुई ये पुस्तक? तो ये भी ध्यान रखिएगा 1929 में प्रकाशित हुई। ठीक है। इसमें इन्होंने वर्गीकरण किया, काल विभाजन किया और समय के हिसाब से चीजों को बांटा। लेकिन अब इसमें देखो, ये जो मिश्रबंधु विनोद के द्वारा लिखा गया इतिहास लेखन था, या उसके पहले जो बातें की गई थी, उसको ये मिश्रबंधु विनोद को रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? देखो, मिश्रबंधु विनोद जो है, मिश्रबंधु विनोद को रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? वृत्त संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त संग्रह। इसको कह देते हैं कि भाई ये वृत्त संग्रह है, इतिहास लेखन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक आधार है नहीं, किसी प्रवृत्ति को आधार बनाया नहीं गया, कहीं कुछ, कोई इसमें क्रमबद्धता नहीं है। इस आधार पे इसको ये वृत्त संग्रह नाम देते हैं। और इसमें एक इनका कोट आता है, देखो, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो आप चाहें तो आप लिख लें। ठीक है। इन्होंने क्या कहा व्यंग करते हुए इन चीजों पर, इनकी कमियों पर? इन्होंने कहा कि सारे रचना काल को केवल, आप लिख लीजिएगा इसको, सारे रचना काल को, इसको आप बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स आएंगे तो हम लिखते चलेंगे। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि को केवल आदि मध्य, ठीक है, आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ठीक है, आंख मूंद कर बांट देना। यह भी न देखना कि किस खंड के, यहाँ पे आप लिखो, यह भी न देखना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। किसी वृत्त संग्रह को, यहीं पे देखो हमने बात की ना, वृत्त संग्रह नाम दिया इन्होंने, व्यंग करते हुए, इसकी आलोचना करते हुए, वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो एक तो आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि ये किसका कहा हुआ है ना, नहीं बना सकता, कि भाई मिश्रबंधु विनोद के बारे में आलोचना करते हुए या उसको, उसके ऊपर व्यंग करते हुए यह वाक्य किसने कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फटाफट? उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपको, मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिया जाए, डॉक्टर नागेंद्र। तो क्या आंसर होगा आपका?
रामचंद्र शुक्ल आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने मिश्रबंधु विनोद के बारे में। एक तो रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद को वृत्त संग्रह कहा और इसी की आलोचना के क्रम में उन्होंने बोला कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये एक तरीके से कोट हो गया, कोट अनकोट आप लिख सकते हो रामचंद्र शुक्ल का, किसके बारे में, एक तरीके से मिश्रबंधु विनोद के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का, उसमें उन्होंने किस तरीके से नामकरण और काल विभाजन किया। तो दोनों चीजें यहाँ पे देखेंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो भी नामकरण स्वीकार किया गया है वो मुख्य रूप से रामचंद्र शुक्ल को ही आधार बनाकर स्वीकार किया गया, और बाकी के जो परवर्ती लेखक हैं इतिहास के हिंदी साहित्य के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शुक्ल जी के द्वारा जो नामकरण किया गया उसी को आधार बनाकर बात की है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं दोनों विद्वानों के मतों को मिलाकर एक तरीके से सर्व स्वीकृति बनी है, जो माना जाता है सर्व स्वीकृति के हिसाब से, एक जनरल कंसेप्ट के हिसाब से काल विभाजन स्वीकार किया गया है, जो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों को शामिल करके। ठीक है, तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लेते हैं। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है, इसमें इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। क्या नाम किया है इन्होंने? दोहरा नामकरण किया है। रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है। दोहरा नामकरण का मतलब दो दो नाम रखे हैं अलग अलग कालों के। तो ये भी पूछा जाता है कि किस एक साहित्य लेखक ने या हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में किस लेखक ने दोहरा नामकरण किया, या हर एक युग का दो दो नाम रखा, इस तरीके से, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही ये बात करेक्ट होगी। तो पहला हो गया, देखिए वीर गाथा काल, पहले को इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। ठीक है, पहले को इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा, और साथ में आदिकाल भी कहा है। तो पहले को लिख लीजिएगा वीर गाथा काल, ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या कहा? आदिकाल। यहीं पे हम ब्रैकेट में लिखते चलेंगे इसको। पहला हो गया। दूसरे को इन्होंने क्या कहा? देखिए, तो दूसरे को इन्होंने नाम दिया भक्ति काल और या फिर पूर्व मध्य काल। ठीक है, दूसरे को इन्होंने नाम दिया भक्ति काल और या फिर यहाँ पे इन्होंने नाम दिया पूर्व मध्य काल। ठीक है, तीसरे काल को इन्होंने नाम क्या दिया? तो तीसरे काल को लिख लीजिएगा रीतिकाल, तथा दूसरा नामकरण क्या रख दिया? उत्तर मध्यकाल, है ना। रीतिकाल और दूसरा नामकरण क्या हो गया? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, ठीक। और चौथा जो नामकरण हुआ उसको इन्होंने कहा, बिल्कुल, रीतिकाल और उत्तर मध्य काल। चौथे को इन्होंने कहीं ना कहीं गद्य काल कहना प्रेफर किया और साथ में आधुनिक काल भी कहा। तो गद्य काल आप कह सकते हो इसको, और क्या कह सकते हो? आधुनिक काल भी कह सकते हो। आई बात समझ में? तो दो तरह से इन्होंने नामकरण किया। एक तरफ तो प्रवृत्ति के आधार पर आपको दिख रहा होगा, और दूसरा किस आधार पर दिख रहा है आपको? दूसरा आपको दिख रहा होगा एक तरीके से दूसरा आपको दिख रहा होगा समय के आधार पे, है ना। तो ये देखो इसमें कि अगर मान लीजिए आधार पूछा जाए आपसे कि शुक्ल जी के नामकरण का आधार क्या है, शुक्ल जी के द्वारा जो नामकरण किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसका मुख्य रूप से आधार क्या है, तो क्या बताओगे आप? बताइए फटाफट से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शुक्ल जी के द्वारा नामकरण जो किया गया है उसका मुख्य आधार क्या है, तो एक तरफ तो देखो क्या है, एक तरफ तो विशेष प्रवृत्ति आधार है कि भाई कौन से युग में कौन से प्रकार की रचनाएं लिखी गई, कौन सी प्रवृत्ति या कौन सी एक तरीके से ट्रेंड हावी रही। ठीक है, एक तो विशेष प्रवृत्ति हो गई आधार, और दूसरा क्या आधार हो गया एक तरीके से देखें अगर हम लोग, तो दूसरा आधार हो जाता है इनका ग्रंथों की प्रसिद्धि, है ना, कि कौन से ग्रंथ जो है वो प्रसिद्ध रहे, उसको ध्यान में रखा गया। और बाद में यहाँ पे अगर हम देखें आधुनिक, आदि, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, तो ये कहीं ना कहीं समय के आधार पर भी है ना। तो हम एक तरफ तो विशेष प्रवृत्ति को ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ग्रंथों की प्रसिद्धि को भी इन्होंने महत्व दिया। ग्रंथों की प्रसिद्धि को भी महत्व दिया कि भी जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे उसी के आधार पर इन्होंने प्रवृत्तियों को पहचानने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि भी
दूसरे तरह के साहित्य लिखे नहीं गए, लिखे तो गए, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हुए, जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हुए, जिनकी प्रसिद्धि ज्यादा थी, उन्हीं के आधार पर उन्होंने विशेष प्रवृत्तियों की पहचान की और उसके आधार पर उन्होंने नामकरण किया। जैसे यहाँ पे देखिए, जिसको लोग क्या कह रहे हैं, आदिकाल कह रहे हैं, उसको शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, वीरगाथा काल कह रहे हैं। ठीक है, जिसको बाकी लोग क्या कह रहे हैं, आदिकाल कह रहे हैं, उसी को शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, वीरगाथा काल कह रहे हैं आदिकाल को। क्लियर हुआ? और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि जो पूर्व मध्यकाल है, उसी को इन्होंने क्या कह दिया, भक्ति काल की प्रवृत्ति होने के कारण, ज्यादातर कवियों की रचनाओं में भक्ति भाव को महत्व दिए जाने के कारण इन्होंने उसको भक्ति काल कहा। रीतिकाल में कई तरह के काव्य हैं, आप जानते हो, लक्षण ग्रंथ परंपरा भी है, रीतिबद्ध काव्य भी है, रीतिमुक्त साहित्य भी है और भक्ति साहित्य भी थोड़ा बहुत मात्रा में दिखाई देता है। बट इसमें जो सबसे प्रधान प्रवृत्ति है, जैसे मैंने कहा ग्रंथों की प्रसिद्धि, जैसे बिहारी लाल हुए सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, एक तरीके से कवि इसके, तो जो मुख्य रूप से कवि हुए इसके, उन कवियों की अगर परंपरा में देखेंगे तो ज्यादातर में रीति युक्तता रहती है कहीं ना कहीं। इसी वजह से रीतिबद्ध साहित्य को ही महत्वपूर्ण मानकर इन्होंने रीतिकाल नामकरण किया इसका। और जो आधुनिक काल है, इसमें आप देखेंगे कि काव्य के अलावा गद्य साहित्य का विकास हुआ और गद्य साहित्य धीरे 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 जो है अपना स्पेस क्या करने लग गया, बढ़ाने लग गया। शुरू में आप जानते हैं कि आधुनिक काल के पहले हर तरह की बात के लिए, हर तरह के साहित्य के लिए हम पद्य का इस्तेमाल करते थे मोस्टली। ठीक है, काव्य का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे गद्य साहित्य का एक तरीके से प्रस्फुटन हुआ हिंदी साहित्य में, वैसे वैसे क्या देखा गया कि गद्य ने अपनी जो सीमाएं थी वो बढ़ाने शुरू कर दी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं गद्य शामिल होने लग गया। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे भाव हैं, उनको हम गद्य के माध्यम से व्याख्यायित या प्रस्तुत करने लग गए। तो जैसे जैसे गद्य का आविष्कार हुआ, गद्य का एक तरीके से महत्व, चाहे कहानी हो, चाहे कविता, एक तरीके से उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे एकांकी हो, चाहे यात्रा वृत्तांत हो, चाहे रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, निबंध हो, ठीक, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं महत्व बढ़ता चला गया। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी किसको महत्व दिया, उसी गद्य साहित्य को महत्व दिया, विधा को महत्व दिया, गद्य वाली, है ना, क्योंकि गद्य जो है आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभरा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी बात करेंगे बेटा, उस पे आएंगे, भक्ति काल पे भी आएंगे। तो एक एक को अभी तो हम खाली काल विभाजन कह रहे हैं, ठीक है ना, और हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियां भी पढ़ेंगे और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप देखो, पहले अभी इसका काल विभाजन रह गया, तो काल विभाजन भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अभी आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह के जो काल विभाजन है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इसका नामकरण तो आपने समझ लिया, अब इसका काल विभाजन लिख लीजिए इधर पहले। ठीक है, काल विभाजन जो है हम दूसरी साइड लिख लेते हैं ताकि हमको ये भी इसके साथ साथ समझ आ जाए या याद हो जाए। देखिए, वीर गाथा काल को आप एक बार ही समय देखिए इसका क्या हो जाएगा। तो वीर गाथा काल का जो समय बताया शुक्ल जी ने, वो हो जाएगा आपका संवत 1050 से लेके 1375 विक्रमी। तो आप लिखिएगा संवत 1050, जो मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग 1000 ईस्वी या 1057 जो विक्रमी बन रही थी, उसी को शुक्ल जी ने क्या माना है, 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक माना है समय किसका, वीरगाथा काल का या आदिकाल जिसको कहा जाता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो भक्ति काल का जो है वो 1375 से 1700 विक्रमी माना जाएगा। 1375 से कितना, 1700 विक्रमी माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर रीतिकाल का देखेंगे, ये हो गया भक्ति काल का। रीतिकाल का अगर हम लिखेंगे तो रीतिकाल में लिख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, 1700 है। इसके बाद रीतिकाल का बताइए फटाफट से सब लोग, रीतिकाल का क्या हो जाएगा, 1700 से 1900, है ना, 1700 से 1900 विक्रमी। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद आधुनिक काल अगर देखेंगे या गद्य काल जिसको हम कह रहे हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, 1900 विक्रमी से लेके कितना, 1900 विक्रमी से लेके कितना, गद्य काल या आधुनिक काल को। तो ये मानते हैं, देखो 1900 विक्रमी से लेकर 1984 विक्रमी तक, शुक्ल जी 1984 विक्रमी तक, एकदम करेक्ट है संगीता आपका।
ठीक है, तो 4 विभाजन, ये तो याद रहेगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984 विक्रमी, ये ध्यान रखना है, ये विक्रमी है ना। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में जो पहला युग हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में हम देखेंगे कि 1850 ईस्वी से शुरू होता है वो, है ना, 1850 ईस्वी से, क्योंकि 1900 विक्रमी है ये, तो 57 वर्ष पीछे से लगभग शुरू होगा। ठीक है, तो वहां पे अगर मोटी मोटा हम देखेंगे तो ईस्वी में जब बांटा जाएगा आधुनिक युग के पहले काल को, जो कि भारतेंदु काल कहा जाता है या भारतेंदु युग कहा जाता है, तो उसको किस रूप में बांटा जाएगा, उसको बांटा जाएगा एक तरीके से 1850 से, है ना। अब एक चीज देखिए आप यहाँ पे कि जो शुक्ल जी का काल विभाजन है, या शुक्ल जी का जो नामकरण एक तरीके से रखा गया है शुक्ल जी के द्वारा, उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य रूप से मैंने बताया कि वैज्ञानिकता तो है ही है काफी हद तक, और साथ ही साथ वैज्ञानिकता होने के साथ साथ इसमें जो है एक तरीके से प्रवृत्ति को महत्व दिया गया है। इस पर कुछ लोगों को आलोचना जरूर है, खासकर वीर गाथा काल वाले में, है ना। भक्ति काल में तो नहीं है, क्योंकि भक्ति काल में लगभग लगभग सब लोग इस बात से सहमत हैं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भक्ति काल में क्या है, भक्ति ही है, इसलिए उसका नामकरण भक्ति काल रखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से रीति काल पे भी लगभग लगभग आम सहमति बन चुकी है। लेकिन वीर गाथा काल को लेकर सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं इनका विरोध किया गया अलग अलग आलोचकों के द्वारा, अलग अलग साहित्य इतिहास लेखकों के द्वारा, और ये माना गया कि भाई जो एक तरीके से आदिकाल है, उस आदिकाल में तमाम प्रकार के साहित्य लिखे गए, सिद्ध साहित्य भी लिखा गया, नाथ साहित्य भी लिखा गया, रासु साहित्य भी लिखा गया, लेकिन उन सभी साहित्यों में केवल और केवल वीरता की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण मान लेना और वीरता की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण मानकर पूरे के पूरे युग का, पूरे के पूरे काल का नामकरण वीर गाथा काल कर देना उचित प्रतीत नहीं होता। इस आधार पर इनका विरोध यहाँ पे किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग तरीके से इसका नामकरण किया, और जो सर्व स्वीकृत नाम है वीर गाथा काल का, वो भी क्या है, आदिकाल है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया वर्गीकरण माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो आदिकाल इसको हम लोग कहेंगे। आदिकाल किसके द्वारा दिया गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। अब रामचंद्र शुक्ल के बाद जो है, यहां तक आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो। रामचंद्र शुक्ल के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसमें नामकरण किसका, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं कई बार। तो एक दो और इंपॉर्टेंट जो नामकरण या काल विभाजन किए गए हैं वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तब तक आप इसको रिवाइज करिए एक बार जल्दी से अपने नोटबुक को। फिर आगे बढ़े हम लोग। क्लियर हो गया? वीर गाथा काल का प्रमाण भी तो उन्होंने दिया था। बिल्कुल संगीता, तो मतलब ये विरोध नहीं है कि वीर गाथा काल नहीं होना चाहिए, लेकिन वीर गाथा काल के साथ साथ और जो दूसरे प्रवृत्तियां हैं, दूसरे जो रचनाएं हैं, साहित्य हैं, उनको इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो इस वजह से जो है इसका विरोध किया गया, और अल्टीमेटली भी स्वीकार्यता जो मिली वो किसको मिली, आदिकाल को। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल भी देखो बहुत रिजिड अप्रोच लेकर चल नहीं रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर चल रहे हैं, इसलिए दोहरा नामकरण खुद भी करके चल रहे हैं वो, है ना। दोहरे नामकरण को लेकर चल रहे हैं, एक तो प्रवृत्ति के आधार पर, और बाकी सारी चीजें तो रामचंद्र शुक्ल की ही स्वीकार की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो वीर गाथा काल को जो है न स्वीकार करके जो एक अगर हम सहमति बनाए तो आदिकाल पे सहमति बनती है। अब हम लिखेंगे, देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो नामकरण है उसके हिसाब से बात कर लेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये भी पूछा गया है सवाल एक दो बार, इनके नामकरण के आधार पर या इनके द्वारा जो साहित्य इतिहास लिखा गया है किस तरीके से इन्होंने बांटा है खंडों को। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले इन्होंने देखो कहा है संधि काल, ठीक है, पहला पहला काल विभाजन इन्होंने क्या किया, संधि काल। दूसरा इन्होंने किया है चारण काल। अब आपको यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको बताना रहेगा, ध्यान से देखिएगा, फिर सवाल मैं पूछूंगा, फिर आप बताइएगा, ठीक है। इनकी पुस्तक जो है इतिहास ग्रंथ जो इनका है रामकुमार वर्मा का, उसको कहते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो पहले तो ये भी लिख लीजिए,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कहा जाएगा इसको। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और ये आई कब किताब, तो ये आप लिख लीजिएगा पब्लिकेशन इसका जो है, क्या लिखा आपने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, चारण काल, बिल्कुल ठीक है, समझ गया आप। तो यही प्रश्न पूछने वाला था मैं आपसे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, पुस्तक इनकी 1938 है ना, 1938 में प्रकाशित हुई, ये लिख लीजिएगा साथ में। 1938 में प्रकाशित पुस्तक है, ग्रंथ है इनका। क्या ग्रंथ का नाम है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो पहला इन्होंने कहा संधि काल, और संधि काल का जो समय देखो इन्होंने बताया वो आपको ध्यान रखना होगा। संधि काल का समय इन्होंने बताया संवत कौन सा, 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी। तो 750 विक्रमी से लेकर 1000 विक्रमी तक इन्होंने संधि काल रखा। संधि काल का मतलब हो गया एक तरीके से वही जो हम अपभ्रंश साहित्य की बात कर रहे थे। ठीक है, पहले की स्थिति जो थी हिंदी के। चारण काल, चारण काल यानी कि वीरगाथा काल जिसको कहा गया, इसको इन्होंने कब से कब तक रखा है देखो, तो 1000 विक्रमी से, ठीक है, 1000 विक्रमी से हम इसको लेकर चलेंगे, और ये चलेगा 1375, यानी शुक्ल जी का जो है लगभग लगभग वही आ जाएगा यहाँ पे इसके आगे। ठीक है, शुक्ल जी का जो हमने पढ़ा था अभी कभी, बस 1050 से शुरू किया था उन्होंने। इन्होंने चारण काल को 1000 से शुरू किया विक्रमी से, और 1375 विक्रमी तक माना है। बाकी आपको अलग से याद करने की जरूरत अगला नहीं रहेगी। तीसरे युग को इन्होंने क्या नाम दिया, तो भक्ति काल ही दिया है, और चौथे को रीति, और पांचवें को आधुनिक। तो बाकी आपका सब कुछ क्या है याद है आपको पहले से। भक्ति काल हो गया तीसरा। ठीक है, इसको इन्होंने कितना मान लिया, तो इसको आप देख लीजिएगा 1375 विक्रमी से लेकर इन्होंने माना है 1700 विक्रमी तक, सेम वही वाला है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है शुक्ल जी के बारे में। चौथा इन्होंने माना है रीतिकाल, ये नामकरण भी आपको पता है, कोई इसमें अंतर नहीं आया, सेम है। ठीक है, और रीतिकाल का समय भी इन्होंने जो है 1700 से 1900 ही माना है, सेम। तो यहाँ पे भी आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है, याद रहेगा ये आपको। सिर्फ पहले वाले में आपको ध्यान रखना है कि वीर गाथा काल को इन्होंने चारण काल कहा है, और शुरुआत में पहला युग इन्होंने संधि काल ले लिया है। वीर गाथा काल या चारण काल या आदि काल से शुरू ना करके इसके पहले का जो साहित्य है 750 विक्रमी से लेके 1000 विक्रमी तक, उसको भी इन्होंने शामिल किया। और किसने शामिल किया था 1000 से पहले वाली विक्रमी के साहित्य को अपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में, नाम बताइएगा। ठीक, और रीतिकाल के बाद पांचवा इन्होंने क्या लिया, आधुनिक काल लिया है। आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो आधुनिक काल के अंदर ये समय लेते हैं 1900 से लेके अब तक। जो 1900 विक्रमी है, तो 1900 विक्रमी से लेके अब तक के समय को इसमें शामिल किया जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। सवाल मैंने आपसे पूछा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अलावा और कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने की 1000 विक्रमी से पहले के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के अंदर काल विभाजन में शामिल किया है, या अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शामिल किया है। बताइए फटाफट आंसर। क्या होगा, क्लास आ रही नहीं आ रही आप लोगों तक, नॉट श्योर, अभी तो पढ़ा था। अभी जितना पढ़ा उतने में ही मैंने पूछा है, तो अभी मिश्र बंधु विनोद में नहीं पढ़ा हमने, अभी इसके पहले रामचंद्र शुक्ल के पहले मिश्र बंधु विनोद में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि जो उन्होंने आरंभिक काल लिया वो पूर्व आरंभिक काल को उन्होंने 700 से लेकर 1343 विक्रमी तक माना था। तो 1000 पहले के साहित्य को मिश्र बंधु विनोद में लिया गया, सुमन ने बताया, बिल्कुल ठीक है ना। अभी तो पढ़ा था हमने कि जो आरंभिक काल था, आरंभिक काल में जो पूर्व आरंभिक काल था उसमें उन्होंने क्या बताया कि भाई 700 विक्रमी से लेकर 1345 विक्रमी, आई थिंक मैंने आपको बताया ना। तो 1345 विक्रमी तक का जो समय था उसको इन्होंने इसमें 1343 तक का उसको शामिल किया था। ठीक, तो ये हमने पढ़ा। अब रामकुमार वर्मा के बाद इंपॉर्टेंट में अगर मैं देखूं, जो मैं आपको कराऊं, अगर एक आता है देखो गणपति चंद्र गुप्त का, तो गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो संधि काल है, इस संधि काल में जो रचनाएं आएंगी कौन सी वाली आएंगी, अपभ्रंश वाली, है ना। ये रचनाएं कौन सी आएंगी, अपभ्रंश वाली रचनाओं को शामिल किया जाएगा। हिंदी साहित्य का
जो है आविर्भाव कायदे से चारण काल से ही माना जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि संधि काल जो है, संधि काल के अंदर राम कुमार वर्मा ने किन रचनाओं को इंक्लूड किया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, जो अपभ्रंश वाली रचनाएं थी उनको, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है। और एक चीज मुझे कोई बताना चाहेगा तो बताए आप लोगों में से कि भाई वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा, ठीक है, इसको वीर गाथा काल किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। ठीक। और चारण काल कहा, मान लीजिए उसी काल को किसने? रामकुमार वर्मा ने। तो इनमें कोई रिलेशनशिप है, कोई बात इनकी एक जैसी है या अलग अलग बात है? कोई संबंध है इन दोनों बातों को कहने में? आपसी कोई संबंध है, कोई आपको एनालॉजी दिख रही है इन दोनों में या नहीं? कोई एनालॉजी इसमें दिख रही है या नहीं दिख रही, ये बताना है बस आपको। बताइए। टाइम लगभग सेम है, संगीता कह रही है, और कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा। देखो, वीर गाथा काल क्या है कि भाई वीरता प्रधान जो रचनाएं हैं उसके आधार पर नामकरण है। जो वीरता प्रधान साहित्य लिखा गया, जिसमें वीरता का वर्णन किया गया, ठीक है, युद्धों का वर्णन किया गया, उसको जो है वीर गाथा काल नाम दिया किसने? शुक्ल जी ने, क्योंकि उसमें वीरता का जो तत्व है रचनाओं में वो उन्हें उनको ज्यादा प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। चारण काल जो नामकरण है, यानी कि आप एक चीज समझिए कि रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया गया, रचनाओं के आधार पर। और चारण का मतलब क्या होता है? चारण का मतलब होता है कि ये जो रासो साहित्य वगैरह लिखे गए ना, ये जो रासो साहित्य लिखे गए या जो वीरता परक साहित्य लिखे गए, ठीक है, इन रासो साहित्यों के लेखकों को क्या कहा जाता था? इनके लेखकों को कहा जाता था चारण। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रचनाकारों के आधार पर है नामकरण। यानी कि ये संबंध है इसमें कि जो रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया वीर गाथा काल, वो रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर किया, और जो इन्होंने नामकरण किया एक तरीके से चारण काल जिसको कहा इन्होंने, तो वो किसके आधार पर कहा? ये इन्होंने कहा बेसिकली एक तरीके से रचनाकारों के आधार पर, यानी कि रचनाकारों को चारण कहा जाता है। आई बात समझ में? इसलिए दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो जो वीर गाथाएं लिखी गई उनको क्या कहा जाता था? चारण कहा जाता था, जो लिखते थे उसको। राष्ट्र साहित्य कह लीजिए या जो वीर साहित्य है पूरा, वीरता परक जो साहित्य लिखा गया, ऐसे लिख लीजिए, जो वीरता परक साहित्य लिखा गया, इस वीरता परक साहित्य के जो लेखक होते थे या रचनाकार होते थे, कवि होते थे, लेखक ना कह के क्या लिखिए, कवि, क्योंकि कविताएं लिखी जाती थी। तो कवि जो होते थे उन कवियों को क्या कहते थे? चारण कवि कहते थे। तो एक तरीके से वो रचना के प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण है वीरगाथा काल, और चारण काल किसके आधार पर है? एक तरीके से हम कह सकते हैं रचनाकारों के नाम के आधार पर, है ना। तो बहुत अंतर नहीं है दोनों में, एक ही बात दोनों लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक रचनाकार के नामकरण के आधार पर कह दे रहे हैं, क्योंकि चारण कहते हैं उनको जो वीर रचनाएं या वीरता परक रचनाएं लिखते हैं मुख्य रूप से। जैसे रासो काव्य हैं, तो रासो काव्यों के रचनाकारों को चारण माना जाता है। चारण समुदाय से जुड़े हुए लोग होते थे जो दरबार में कवि होते थे, और वो अपने राजा की प्रशंसा में साहित्य लिखा करते थे, उनकी वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया करते थे। आई बात समझ में? अब देखो एक इंपॉर्टेंट है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों के आधार पर पूरा का पूरा नामकरण स्वीकार किया जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नामकरण किया है, फटाफट बताइए आप लोग, ये तो आप लोगों को पता होगा सबको। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नामकरण है वो क्या है? आदिकाल नाम किसने दिया है प्रारंभिक काल को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही तो दिया है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा आदिकाल। समय इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? तो 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, इन्होंने ईस्वी में बताया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये विक्रमी में नहीं है बल्कि क्या है, ईस्वी में है। 1400 ईस्वी है ना, विक्रमी में नहीं लिख रहे हैं हम लोग। 1400 ईस्वी का मतलब हो गया कि विक्रमी अगर होता तो ये आगे बढ़ जाता, 1457 हो जाता, और ये 1057 हो जाता। ठीक, आदिकाल, बिल्कुल सुमन ठीक है आंसर, संगीता आपका भी ठीक है। आदिकाल। दूसरे को इन्होंने क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल, जो हमने रामचंद्र शुक्ल में पढ़ा था दोहरा नामकरण। तो देखो आदिकाल ये किसका हो गया? हजर प्रसाद द्विवेदी का। पूर्व मध्यकाल किसका हो गया? हजर प्रसाद द्विवेदी का नामकरण हो गया, है ना। तो दूसरे को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा।
जो सर्व स्वीकृति है वो किस पर है, पूर्व मध्यकाल पर या भक्ति काल पर? जो सर्व स्वीकृति है वो किस पर है, इस वाले को तो लेकर आदिकाल पे है, यानी यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण स्वीकार किया गया। और जो पूर्व मध्यकाल है इसको उतना स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार किसको किया गया, भक्ति काल को, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण को स्वीकार किया गया। अगर हम दूसरे, तीसरे और चौथे युग की बात करेंगे तब, चौथा लगभग दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल हो गया 1400 से 1700 ईस्वी, इसको लिख लेंगे हम लोग 1400 से 1700 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद तीसरा हम लिख लेंगे क्या, उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहा गया शुक्ल जी के द्वारा, उत्तर मध्यकाल। इसको इन्होंने लिया है 1700 ईस्वी से, 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक, 1700 से लेके कहां तक, 1900 ईस्वी तक। और उसके बाद आधुनिक काल को इन्होंने माना है चौथे में 1900 से आज तक, आधुनिक काल को 1900 से अब तक या अद्यतन, है ना, 1900 ईस्वी से अद्यतन। ठीक, इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी का वर्गीकरण आता है। अब आपको एक लमसम आइडिया मिल गया होगा कि जो अल्टीमेटली स्वीकार किया गया है वो, अगर हम देख लें, ठीक है, अगर सर्व स्वीकृति है तो वो सर्व स्वीकृति किस पे है, अगर हम देखें तो क्या आंसर निकल के आएगा आपका, जो वर्तमान में स्वीकार्य है सबसे ज्यादा वो क्या है, जो वर्तमान में स्वीकार्य नामकरण है देखिएगा, उसको अगर हम देखेंगे तो लिख लेते हैं एक बार वो भी, ताकि दिमाग में फिट हो जाए बात हमारे। जो आदर्श है और सर्व प्रचलित है वो क्या है, वो हम यहाँ पे एक बार ही नोट कर लेते हैं फाइनल। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक काल के सब डिविजन्स को आगे, कि भारतेंदु युग को लेकर क्या बात है और बाकी चीजों को लेकर क्या बात है। ठीक है, तो देखो सर्व प्रचलित जो एक तरीके से विभाजन है वो क्या है, लिख लीजिएगा, आदर्श व सर्व प्रचलित काल विभाजन तथा नामकरण। ठीक है, आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन तथा नामकरण। तो नाम के आधार पे आपको सबको पता है कि भाई आदिकाल, दूसरे को क्या कहेंगे, भक्ति काल, जो कि शुक्ल जी का नामकरण हो गया, ये हो गया एक तरीके से द्विवेदी जी का। तीसरा हो गया रीतिकाल, ये भी शुक्ल जी ने बताया, उसको स्वीकार किया हमने। चौथा आधुनिक काल हो गया, जिसको शुक्ल जी भी आधुनिक काल और गद्य काल दोनों कहते हैं, और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल कहते हैं, बाकी रचनाकार भी आधुनिक काल ही कहते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा विवाद है नहीं। भक्ति काल पे भी बहुत ज्यादा विवाद नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, मुख्यतः विवाद है तो रीति और आदिकाल पे ज्यादा है, आदिकाल पे सबसे ज्यादा है अगर नामकरण के हिसाब से देखेंगे तब। इनका समय क्या हो जाएगा वो भी लिख लीजिए, 700 से, अगर ओवरऑल देखेंगे सबको समेटते हुए तो 700 से लेके 1450 ईस्वी तक माना जाएगा ये, ईस्वी में अगर बात करेंगे तो। आदिकाल का क्या मान लिया जाएगा, 700 से लेके 1450 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम ईस्वी में बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, और इसके बाद भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल जिसको हम कहते हैं, उसका हो जाएगा आपका क्या, एक तरीके से 1450 से 1750 ईस्वी, है ना। भक्ति काल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल कहते हैं, इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल। ये दोनों ही नामकरण आपको ध्यान में रखना है। उत्तर मध्यकाल द्विवेदी जी ने कहा। इसका समय मान लेते हैं हम लोग 1450 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक। ठीक है, 1450 से 1750, और उसके बाद 1750 से 1850 रीतिकाल मान लिया जाएगा, 1750 से लेके 1850 तक। और आधुनिक काल आप जानते ही हो कि 1850 ईस्वी से लेके अब तक माना जाएगा, ईस्वी से अब तक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो इसमें हम लोग ने जो भी पढ़ा अभी तक उसको एक बारी और तरीके से समझ लेते हैं ताकि गलती ना हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं विवाद जो हमने पढ़ा अलग अलग नामकरण को लेके वो क्या है, तो एक बारी को हम ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो हमने अभी देखा अलग अलग नाम वो किसके देखे, तो सबसे ज्यादा जो हमने नाम देखा देखिएगा, पहला जो काल है ना, हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, हिंदी साहित्य का प्रथम काल क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा समस्या रही है ना। तो उसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हमने पढ़ी अभी तक, क्या हमने समराइज किया। उसके बाद हम आते हैं गद्य और साथ में आधुनिक काल के विभाजन पे, इसके बाद पढ़ते हैं। तो आदिकाल में सबसे ज्यादा दिक्कत रही है, तो आदिकाल में देखें हम लोग अगर, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा है एक बार समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, अगर जॉर्ज ग्रियर्सन के हिसाब से देखें हम लोग
तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसको क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसको क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। और चारण काल किसने कहा है, हमने पढ़ा था अभी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी, है ना। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इसको क्या कहा है, चारण काल ही कहा है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक, इसके बाद मिस्र बंधुओं ने इसको क्या कहा है, आरंभिक काल कहा है या प्रारंभिक काल, दोनों आ सकते हैं ऑप्शन में। तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है भाई, मिस्र बंधुओं ने हम कहेंगे कि क्या कहा है, इसको आरंभिक या प्रारंभिक काल कहा है। आरंभिक या प्रारंभिक, जैसे भी ऑप्शन में आ जाएगा, एक ही बात है, ये प्रारंभिक काल कहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिएगा, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो क्या कहते हैं, तो शुक्ल जी कहते हैं इसको, आप सबको पता हो गया, हमने अभी भी पढ़ा कई बार, वीर गाथा काल। शुक्ल जी का मुख्य रूप से इसका नामकरण क्या है, वीर गाथा काल, ये कहना चाहते हैं इसको। ठीक है, वीरता की वजह से, वीरता की प्रवृत्ति के प्रधानता की वजह से। ठीक है, ये प्रवृत्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। इसके बाद शुक्ल जी के बाद अगर हम बात करें इसमें, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, इस पे भी सवाल आता है, देखो, पंडित राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, आप जानते होंगे राहुल सांकृत्यायन का जो मुख्य रूप से गद्य विधा है, कौन सी गद्य विधा में लिखते हैं ये ज्यादा, या किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने देखो इसको क्या कहा है, सिद्ध सामंत साहित्य कहा है, सिद्ध सामंत युग कहा है, या साहित्य का युग मान लीजिए, सिद्ध सामंत युग। ठीक है, बिल्कुल, इसको एक बार ऑन करिए सामने, सिद्ध सामंत युग इसको, या सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लेते हैं, युग या काल भी लिख सकते हो आप इसको। एक देखो सवाल ये बार बार पूछा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, आप सबको पता होगा, फटाफट से बताइए, सबने पढ़ रखा है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है इसको, बीज वपन काल, क्या कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग को बीज वपन काल कहते हैं, अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से देखेंगे तब। आई बात समझ में, बीज वपन काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको कहते हैं बीज वपन काल। आचार्य वीर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, देखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अलग अलग जितने भी रचनाकार हैं सबको हम लोग समेट लेते हैं एक बार, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम छूटे ना हमसे, है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का अगर हम देखें, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको कहते हैं वीर काल। ठीक है, वीर गाथा काल, जैसे शुक्ल जी ने कहा, इन्होंने वीरता को ही तत्व लेकर वीर काल इसको कहा है। सिद्ध सामंत काल, बिल्कुल ठीक है, किसके द्वारा, सांकृत्यायन के द्वारा। ठीक, अब रामकुमार वर्मा का हमने पढ़ा था, तो रामकुमार वर्मा का हम जानते ही क्या कहा उन्होंने, दो हिस्सों में बांटा था, दोनों को मिला लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, एक को उन्होंने कहा था, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें अगर हम लोग, तो पहले को उन्होंने क्या कहा था, पहले को उन्होंने कहीं ना कहीं संधिकाल कहा था, संधिकाल और चारण काल, ऐसे ले सकते हैं, संधिकाल और चारण काल, पूरे युग को ले लिया, क्योंकि उन्होंने इसको, जिसको हम यहाँ पे देखो 700 से लेके चल रहे हैं, उसको उन्होंने दो खंडों में बांटा, 700 से 1000 को, और उसके बाद फिर 1000 से 1375 को, तो अलग अलग कर दिया उन्होंने। तो दोनों को ही मिला के चलेंगे तो हम क्या कहेंगे इसको, एक तरीके से रामकुमार वर्मा के हिसाब से संधि काल और चारण काल के उन्होंने नाम दिया इसको। और कौन बच गया इसमें, अगर देखें हम लोग, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह अपने साहित्य इतिहास के लेखन में क्या कहते हैं इसको, देखो बच्चन सिंह का अगर हम साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह का, तो बच्चन सिंह ने इसको नाम दिया एक तरीके से जातीय साहित्य का। ठीक है, या फिर इसको इन्होंने नाम दिया एक तरीके से अपभ्रंश काल, है ना। तो आप नोट कर लीजिएगा, अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य, ये किसने नामकरण दिया है, बच्चन सिंह ने, है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल तथा जातीय साहित्य, जातीय साहित्य कहा है इन्होंने। ठीक है, और द्विवेदी जी का आपको पता ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल कहा, जो कि स्वीकार भी किया गया है। ठीक है, द्विवेदी जी ने क्या कहा, आदिकाल, जो कि स्वीकार भी किया गया। अब ये हो गई देखो याद करने वाली बात, इसमें एक प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक, तो फटाफट इसको नोट करिए और इसको आप याद करेंगे। अगली क्लास में मैं इसी, जो भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आधारित मैं आपसे 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट भी लूंगा, मतलब 5-6 मिनट के अंदर वो टेस्ट हो जाएगा हमारा। तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, जो भी हमने आज पढ़ा है, कंटेंट ओरिएंटेड हमने पूरी क्लास करी है सिर्फ और सिर्फ, है ना। और इन सबसे हमारा 1-2 प्रश्न कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास से बनता दिखेगा जरूर, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्जाम का देखो नेचर ही क्या है कि भाई हमें फैक्ट्स पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम क्या करते कि साहित्य की प्रवृत्तियां पढ़ते सीधे सीधे,
और उसके ऊपर विश्लेषण करते हुए, चर्चा करते हुए आगे बढ़ते, इतना रटने की जरूरत ही नहीं थी हमें फैक्ट्स, लेकिन एग्जाम इसी से क्लियर होगा। और खासकर एनवीएस के एग्जाम का पैटर्न अगर हम देखेंगे, पीजीटी वाला जो अभी हुआ है, तो मोस्टली क्वेश्चंस वन लाइनर पूछे गए, शॉर्ट ट्रिक, मतलब एकदम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। तो जितना ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, तो उसमें हमसे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा, वो कहीं ना कहीं तथ्यों पर ही केंद्रित होता चला जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें जरूर इसी पे फोकस रहता है इनका। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर हम देखें तो दिक्कत कहां पे है, उत्तर मध्यकाल के नामकरण पर है। तो उत्तर मध्यकाल के नामकरण पर जो दिक्कत है वो भी देख लेते हैं। उत्तर मध्यकाल एक दिन छोड़ के रहेगी बेटा, तो अभी फिलहाल कल नहीं रहेगी, परसों फिर रहेगी हमारी। उत्तर मध्यकाल के नामकरण पर भी दिक्कत है। देखो अभी तो हमने आदिकाल वाले नामकरण पर पढ़ाई की, प्रथम काल वाले पे, है ना। अब उत्तर मध्यकाल जिसको देखा जाता है रीतिकाल के रूप में, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या इन्होंने अंतर क्या क्या आ रहा है, तो इसको देखो, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था, हमने पढ़ा था अभी अभी, ठीक है ना। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था, अलंकृत काल कहा था। तो हमने देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था अभी अभी कि मिस्र बंधुओं ने इसको क्या कहा, मिस्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा था, हमने पढ़ा था ये बात अभी अभी, या नहीं पढ़ा था, अलंकृत काल कहा था, हमने पढ़ा था। ठीक, शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा है, ये भी हमने पढ़ा है अभी। शुक्ल जी ने क्या कहा है, रीतिकाल कहा है। द्विवेदी जी ने कहा क्या कहा है, तो द्विवेदी जी ने जो कहा वो हमने ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा, और इसको इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहना उचित समझा। मध्यकाल को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्व और उत्तर। ठीक, पूर्व को भक्ति और उत्तर को रीतिकाल को, समझ लिया इन्होंने। अब द्विवेदी जी के बाद अगर हम बात करेंगे तो, और इसमें देख लीजिएगा, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा है, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन है, ठीक है, रसाल इनकी टाइटिल हो गई। इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने इसको कहा कला काल, मतलब कि कला का काल है, इसमें कलात्मक जो कविताएं हैं वो ज्यादा हैं। और लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करेंगे, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको क्या कहना पसंद कर रहे हैं, देखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको कहना चाह रहे हैं एक तरीके से श्रृंगार काल, है ना। क्या कह रहे हैं, ये श्रृंगार काल कह रहे हैं, तो ये हो गया श्रृंगार काल। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अगली क्लास होगी हमारी कल छोड़ के फिर परसों, बाकी अभी तो अभी पढ़ ही रहे हैं हम लोग, अभी कहाँ क्लास खत्म होगी आपकी। अभी हम लोग को देखो एक काम और कर लेते हैं, आधुनिक काल का जो विभाजन है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आधुनिक काल का विभाजन तो सबको पता है, फटाफट से बताइए आप लोग लिख के, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं अभी इस समय लाइव में, एक बार बताएं फटाफट से, आधुनिक काल का विभाजन जो है वो किस तरीके से बांटा गया, किसके किसके नाम पर नामकरण किया गया, आप बताइए, और समय भी बताइए साथ ही साथ। चलिए, अब आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य का, ये बच गया हमें आगे बांटने को। तो आधुनिक काल का जो विभाजन है, इसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, मुख्य रूप से हमने बात की थी कि आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1850 ईस्वी से। तो जो पहला युग होता है वो किसके आधार पर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर, तो इसको कहा जाता है भारतेंदु युग। ठीक, भारतेंदु युग संहिता, बिल्कुल ठीक है। दूसरा किसके नाम पे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसके नाम के आधार पर रखा गया। यानी यहाँ पे जो मुख्य रूप से कवि हुए ना, जिन्होंने की युग प्रवर्तक रचनाएं की, एक तरीके से देखा जाए युगीन रचनाएं लिखी, उनके नामकरण के आधार पर ही नामकरण किया गया, है ना। यहाँ पे हम एक विशेष प्रवृत्ति के आधार पर भी नामकरण आगे देखेंगे, छायावाद जैसे है मान लीजिए, या प्रगतिवाद है, या प्रयोगवाद है। लेकिन उसके पहले जो शुरू की दो युग हैं वो नामकरण किस आधार पे है, कवियों के नाम के आधार पर, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधार पर भारतेंदु युग, और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग रखा गया, बिल्कुल ठीक है। तो भारतेंदु युग का समय कितना देखो, 1850 ईस्वी से लेके कितना, 1900 ईस्वी तक माना जाएगा। और द्विवेदी युग का कितना माना जाता है, तो आप जानते हो सब लोग, 1900 से कितना, 1918 ईस्वी तक माना जाता है। अब तीसरा युग क्या माना जाता है, छायावाद युग। तीसरे युग को क्या कहते हैं, छायावाद युग कहते हैं। ठीक, और छायावाद युग जो है ये सर्वसम्मति वाली बातें हैं, इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं हम देखेंगे। तो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, बेसिकली रामचंद्र शुक्ल कह देते हैं भारतेंदु को प्रथम उत्थान, और द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान, है ना। और पूरे आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, तो हमने पढ़ा ही पहले ही। ठीक है, पूरे आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है, गद्य काल तो कहा ही है। ठीक है, तो वो भी अभी हम देख लेंगे।
तो देखिए छायावाद युग जो है कब से कब तक है, तो आप जानते हो 1918 ईस्वी से लेके 1936 तक का जो समय है इसको माना जाता है छायावादी युग। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद चौथा देखिएगा क्या चौथा हो जाएगा प्रगतिवाद, जो मार्क्सवादी चेतना पर आधारित काव्य लिखे गए तो उसको कहा गया प्रगतिवादी साहित्य या प्रगतिवाद। ठीक है, तो प्रगतिवाद जब इसको कहा गया तो इसमें भी थोड़ा विवाद रहता है प्रगतिशीलता को लेकर, प्रगतिशील काव्य को लेकर और प्रगतिवाद को लेकर कि भाई प्रगतिशील को प्रगतिवाद कह दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कुछ लोग एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसको भी समझेंगे बाद में, जब हम अलग अलग युग पढ़ेंगे तब इस डिबेट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्रगतिवाद कब से कब तक है संगीता, ये 1936 से शुरू होगा, कब तक? 1936 से 1943 तक चलेगा, ये 1953 तक होगा या 43 तक होगा, बताइए? 1936 या 1943, 1943 या 1953? सही है या गलत? 53 नहीं होगा, 43 होगा, है ना, 1943 तक। 1943 से प्रयोगवाद शुरू हो जाता है, जो समय माना जाता है। देखो, तो प्रयोगवाद यानी अज्ञेय की जो कविता है, अज्ञेय ने खुद प्रयोगवादी रचनाएं लिखी और उन्होंने तार सप्तक की रचना भी की, तार सप्तक का गठन भी किया। ठीक है, तो प्रयोगवाद जो साहित्य है देखिए ये माना जाएगा कब से, ये आपका हो जाएगा 1943 से 1951 तक का समय माना जाता है मुख्य रूप से प्रयोगवादी साहित्य के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जो प्रयोगवाद हो गया उस प्रयोगवाद को हम क्या कहेंगे, प्रयोगवाद को हम कहेंगे 1943 से लेके 1951 तक का जो साहित्य है। उसके बाद 1951 से 1960 तक का जो साहित्य होता है, खासकर कविताओं के आधार पर हम बात करें, गद्य का बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, गद्य का इतिहास अलग तरीके से बांटा गया है, गद्य की विधाओं के नाम के आधार पर। ठीक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो आधुनिक काल के अंदर काव्य साहित्य है उसकी विभाजन की बात कर रहे हैं। नई कविता का युग देखो, तो अब इसके बाद क्या आ जाता है, नई कविता आ जाती है। नई कविता को माना जाता है 1951 से लेकर 1960 तक, और 1960 के बाद की पूरी जो समकालीन रचनाएं हैं इवन टुडे आज तक भी, उनको एक नामकरण दे दिया जाता है साठोत्तरी कविता। क्या कह दिया जाता है देखिएगा, साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता का मतलब 60 के बाद वाली कविता, 60 के उत्तर, उत्तर का मतलब बाद में, आप जानते ही हो। तो साठोत्तरी का मतलब हो गया 60 जमा उत्तर, इसमें गुण संधि लग गया तो क्या हो गया साठोत्तरी। तो साठोत्तरी कविता का मतलब 60 के पश्चात, 1960 के बाद वाली जितनी भी कविताएं लिखी जा रही हैं, लिखी जाती हैं, उन सब किसमें आ जाएंगी। मैंने 1953 पढ़ा था, कहीं में भी गलत हो, हाँ हो सकता है, गलत नहीं है, मतलब मोस्टली, या तो कहीं कंफ्यूजन होगी दिमाग में, ये पूरा विभाजन है, आप देखिएगा है। तो साठोत्तरी कविता क्या हो जाएगा, 1960 से लेकर अब तक हम मानेंगे। इसमें अलग अलग तरीके के प्रयोग हैं, उसको भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आधुनिक काल का जो विभाजन है, मुख्य रूप से देखिएगा किसका विभाजन है, ये काव्य का विभाजन है, गद्य का विभाजन नहीं है। गद्य के विभाजन को हमने विधाओं के आधार पर एक तरीके से देखा हुआ, विधाओं के आधार पर किया गया है। खासकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो गद्य साहित्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो गद्य साहित्य है, उसको फिर से प्रवृत्तियों के आधार पर बांट दिया गया। क्योंकि अगर हम नामकरण के आधार पर, किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर गद्य साहित्य का विभाजन करते चलते तो मुश्किल वाली बात आ रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखोगे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, वो प्रेमचंद के नाम के आधार पर बांट दिया गया। प्रेमचंद के पूर्व का युग, प्रेमचंद का युग, प्रेमचंद्र के बाद का युग, या प्रेमचंद उत्तर युग। उसी तरीके से शुक्ल जी के आधार पर बांट दिया गया आलोचना और निबंध को। आलोचना साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब भी आएगा क्या, कि रामचंद्र शुक्ल पूर्वोत्तर युग, सॉरी पूर्व युग, रामचंद्र शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल पूर्वोत्तर युग। ऐसे ही आप देखोगे कि भाई नाटक हो गया, वो प्रसाद जी के नाम के आधार पर बांट दिया गया, जयशंकर प्रसाद के, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो ये विभाजन बड़ा सरलीकरण हो गया, बड़ा एक तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से कर दिया गया, है ना, जनरलाइज्ड हो गया, बहुत ज्यादा सामान्यकरण हो गया। इस वजह से स्वीकार न करते हुए 1950 के बाद, यानी लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी नया साहित्य लिखा गया उसको फिर प्रवृत्तियों के आधार पर बांटा गया। यानी कि जैसे कहानी ही है तो कहानी में अलग अलग जो एक तरीके से समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आधार बनाकर बांटा गया। उपन्यास है तो महिला उपन्यास अलग हो गए, नारी विमर्श के उपन्यास, दलित साहित्य अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से उसको बांट दिया गया। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, गद्य साहित्य का इतिहास अलग तरीके से। हाँ जी, हाँ जी संगीता, समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें एक चीज समझना कि इसमें अगर विवाद आप ढूंढो कि भाई इसमें नामकरण का विवाद कहां पे है, तो नामकरण का विवाद, इसमें थोड़ा सा विवाद का मतलब अलग मत किसका है, तो भारतेंदु युग को जो है, देखो यहाँ पे ध्यान से, शुक्ल जी क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल इसको कहना चाहते हैं क्या, रामचंद्र शुक्ल जी इसको कहना चाहते हैं प्रथम उत्थान। हिंदी साहित्य के अंदर आधुनिक काल के जो पहला काल है, प्रथम उत्थान कहना चाहते हैं ये इसको। ठीक है, और इसी चीज को अगर आप देखोगे तो अगर हम देखें, प्रथम उत्थान कहते हैं कौन, शुक्ल जी, और गणपत चंद्र गुप्त इसको स्वच्छंदता काल कहते हैं। गणपति चंद्र गुप्त इसको क्या कहते हैं,
स्वच्छंदता काल, सॉरी, हाँ, स्वच्छंदता काल कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो इसको क्या कहते हैं? गणपति चंद्र गुप्त इसको कहते हैं स्वच्छंदता काल। किसको? भारतेंदु युग को। ठीक है, स्वच्छंदता काल कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। अच्छा, इसी तरीके से द्विवेदी युग जो है इसको शुक्ल जी कहना चाहते हैं क्या? द्वितीय उत्थान। बाकी इसमें कोई और बहुत ज्यादा इसमें असहमति नहीं है, यही एक दो विचार अलग हैं तो उसको भी हमको याद में रखना है दिमाग में। तो इसको शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? देखो, द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग को। आधुनिक काल के अंदर जो दूसरा युग है द्विवेदी युग, उसको ये द्वितीय उत्थान कहना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और साथ ही साथ एक और विचार इसमें आता है अलग, शुक्ल के अलावा, वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है फिर से गणपति चंद्र गुप्त का, वो इसको पुनर्जागरण काल कहना पसंद करते हैं। तो ये भी दो फैक्ट आप याद रख सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा क्या कहा गया इसको? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा इसको कहा गया पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा को, है ना? पुनर्जागरण काल। ठीक है, स्वच्छंदता काल तो सर द्विवेदी युग है ना, द्विवेदी युग को ही बेटा उसी को कह रहे हैं। देखो, द्विवेदी युग को ही, ये तो लिखा ना, द्विवेदी युग को ही गणपत चंद्र गुप्त नहीं, स्वच्छंदता काल जो है भारतेंदु को कहा है गणपत चंद्र गुप्त ने। वैसे स्वच्छंदता काल माना जाता है द्विवेदी युग से लेके छायावादी युग के बीच के समय को, वो अलग एक जो है अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं गणपत चंद्र गुप्त के बारे में, तो उन्होंने नामकरण जो किया है भारतेंदु काल का किया है स्वच्छंदता काल। समझ आई बात? और शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान किया है। स्वच्छंदता युग जो हम जनरली पढ़ते हैं रोमांटिसिज्म के बेसिस पे, जो यूरोपीय साहित्य की एक प्रवृत्ति रही है, उसके आधार पर ये विभाजन होता है। वो माना जाता है बेसिकली, आप अगर देखोगे तो द्विवेदी युग के बाद से यानी कि 1918 से 1936 तक जो एक तरीके से छायावादी युग है, उसी बीच में कुछ समय लगभग 1925 तक का माना जाता है स्वच्छंदतावादी युग के बारे में, युग के रूप में, है ना? जिसका सीधा सीधा संबंध इंडियन या हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं है। वो एक प्रवृत्ति है जो कि यूरोपीय साहित्य में देखने को मिलती है, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में देखने को मिलती है। तो उस प्रवृत्ति की झलक कुछ कवियों की रचनाओं में हमारे यहाँ भी दिखती है। तो उस चीज को हम जो है उस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। वो हम पढ़ेंगे जब काव्य साहित्य का इतिहास, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो हम पर्टिकुलरली एक जो साहित्य इतिहास के लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त, उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हमने आज देखो क्या पढ़ लिया, हमने आज पहली क्लास में अपने पढ़ लिया कि भाई हिंदी साहित्य का जो इतिहास है पूरा का पूरा, इसका नामकरण और इसकी काल विभाजन की जो समस्या है उसके बारे में अलग अलग विचारकों का मत पढ़ लिया हमने, अलग अलग जो साहित्य इतिहास के लेखक हैं, जिसमें हमने शुरू की गारसा दत्तासी से बात। गारसा दत्तासी के बाद हमने बात की इसमें किसकी? शिव सिंह सेंगर की। उसके बाद हमने बात की इसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की। फिर हमने बात की मिश्र बंधु के द्वारा लिखे गए इतिहास की। मिश्र बंधु के द्वारा लिखे गए इतिहास के बाद हमने इसमें बात कर ली किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए इतिहास की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखे इतिहास की बात की। उसके बाद हमने इसमें बात की किसकी? हमने बात की इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साथ ही साथ हमने देखा कि आदिकाल के नाम को लेकर अलग अलग जो साहित्य इतिहास लेखक हैं क्या क्या नाम रखते हैं, इस पे बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे बीज बपन काल पे खूब प्रश्न पूछे गए हैं कि बीज बपन काल किसने कहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। सिद्धनाथ साहित्य किसने कहा, या सिद्ध सामंत साहित्य किसने कहा, मतलब तो सिद्ध सामंत साहित्य किसने कहा है, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। इस तरीके से चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़े। कहां तक बढ़े? तो हम लोग सीधे सीधे आधुनिक काल के काल विभाजन तक आकर अपनी एक सहमति बना चुके हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग समझ आई थिंक बना चुके हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आधे घंटे तक। आधे घंटे में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का भी विभाजन एक बारी को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक, और गद्य साहित्य के अंदर मुख्य जो विधाएं हैं खासकर से, जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, ठीक है, इसके बाद निबंध है, आलोचना है, इन सब चीजों के बारे में किस तरीके से विभाजन है उसको समझेंगे। और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, आदिकाल की प्रवृत्तियों से शुरू करेंगे, आदिकाल के साहित्य के बारे में अपनी समझ स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो रटने वाली बात है वो आपके लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है जितनी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। याद रख पाना और याद रखा हुआ जो पहले से उसको समेट पाना या रोक कर रख पाना। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा काम हम लोग डेली एक्सरसाइज के रूप में करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे से सीखेंगे और सीखते हुए चलेंगे आगे, है ना, परिचर्चा और चर्चा के माध्यम से। गोपाल जी, आप भी कक्षा में थे, इसका मतलब अभी आपका पहला कमेंट आया हाय सर, तो आप लेट आए, 3 बजे के हिसाब से आ गए, या आप पहले से थे, हिंदी साहित्य में भी थे आप? ये हिंदी साहित्य की कक्षा का संचालन हो रहा है अभी। अब इसके पश्चात आपकी विज्ञान की कक्षा है। एक और बात, जो बच्चे अगर देख रहे हैं मुझे,
3 से 5 वाला जो आपका कॉमन पेपर का बैच है, प्रभा जी गुड आफ्टरनून, 3 से 5 जो आपका कॉमन पेपर का बैच है उसमें आज एक क्लास 11 बजे से भी लगी थी। तो आप लोग थोड़ा शेड्यूल अपना आप जो है रूटीन में मॉर्निंग में ही देख लिया करिएगा 9 बजे एक बार, ताकि अगर कोई नई क्लास लगी हो आपके वेबसाइट पे अपकमिंग क्लास में तो आपको मालूम रहे और आप अटेंड कर सको। तो एक्स्ट्रा क्लासेस देखो लगेंगी, मैंने पहले भी कहा था, और वो हमने आज से शुरू कर दी हैं। तो जनरल पेपर की आज आपकी 2 क्लासेस लगी हैं, एक साइंस की 11 से 1 हो चुकी है अशोक सर की क्लास, अभी आपकी सूरज सर की क्लास होगी, ठीक है, बायो की। तो अब इस तरीके से क्लासेस आपकी लगती जाएंगी, तो वो सर भी आपको अनाउंस कर देंगे 3 to 5 वाले बैच में। तो आप लोगों को क्या करना है कि सुबह अपनी 9 बजे तक एक बारी वेबसाइट जरूर चेक कर लेनी है कि आज मेरी कौन सी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसको एक हफ्ते का एडवांस्ड शेड्यूल भी बना दें, बट उसमें थोड़ी सी दुविधा रहती है क्योंकि फैकल्टीज का भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। हमारा भी प्लान थोड़ा सा इतना ज्यादा फिक्स्ड अगर कर देंगे तो इन्वायरमेंट डायनेमिक है, आप जानते हैं, तो प्लान भी तो डायनामिक रहेगा, उसमें भी तो गतिशीलता रहेगी ना, परिवर्तन रहेगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा वातावरण ही परिवर्तनोन्मुख है। तो उस चीज को आप भी समझेंगे, हम भी समझ रहे हैं। बाकी ये चीज है कि इतनी व्यवस्थात्मक तरीके से, इतनी प्रॉपर तरीके से आप बाकी एनवायरनमेंट को भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, चीजें हो नहीं पा रही हैं लोगों की। तो उस हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं फार अहेड हैं अपनी प्लानिंग में, अपनी चीजों में, आप लोगों के सहयोग से उसको और बेहतर करना है। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को भाई। ये क्लास हमारी खत्म हो गई आज की हिंदी साहित्य की। अब आप लोगों की कॉमन क्लास शुरू होगी, तो आप अपनी अपनी जो क्लास बनी होगी विज्ञान वाली उस पर क्लिक करके आएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।